नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका। आज हम लोग पीआईबी न्यूज़ कवर करने वाले हैं 16 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक का। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 15 मार्च का पीआईबी न्यूज़ ऑलरेडी कवर कर लिया है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर जाके देख सकते हैं। संकलन 2.0 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग किस तरीके से पीआईबी न्यूज़ को कवर करने वाले हैं, इसका मैं छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो। देखो, सबसे पहले मैंने हर एक न्यूज़ के लिए एक आपको नोट्स दिया है। हर न्यूज़ के लिए आपको एक नोट्स मिलेगा। ये जो नोट्स है, यहाँ पर मैंने सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डाल दिया है जो आपको याद करना है। दूसरा बात कि ये जो नोट्स है, इसको देख करके ही आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा न्यूज़ को। तो न्यूज़ को हम लोग यहाँ से समझ लेंगे और याद भी कर लेंगे। बाकी रीडिंग करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर न्यूज़ दिया है। न्यूज़ को रीड करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जहां पर आपको रीडिंग करना पड़ेगा। आप यहां से रीड करके जाओगे तभी वहां पर आपका इजी रहेगा। तो इसीलिए हम लोग इस तरीके से पीआईबी न्यूज़ को कवर करते हैं। पहले हम लोग इसको समझेंगे नोट्स को, और नोट्स को याद भी कर लेंगे, फिर यहाँ आके रीडिंग कर लेंगे। हर न्यूज़ के लिए हम लोग यही काम करने वाले हैं। तो हम लोगों ने ऑन द सेम लाइन्स पीआईबी न्यूज़ ऑफ 1 मार्च टू 15 मार्च कवर कर रखा है। वो वीडियो आप जरूर जाके देख लेना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्च का सेकंड पार्ट, है ना, सेकंड और लास्ट पार्ट। तो सबसे पहला न्यूज़ है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई। इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। तो पहले समझते हैं कि ये स्कीम है क्या, और फिर समझते हैं कि मॉडिफिकेशन क्या हुआ है ना। चलो समझते हैं, यहां पर हम लोग समझते हैं। चलो, दिख रहा है आपको? चलो, अब दिख रहा है। चलो, अब यहां समझते हैं क्या है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई। ये क्या है? देखो, क्या होता है कि एमएसएमई को लोन नहीं मिलता है टू बाय प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए एमएसएमई को लोन नहीं मिलेगा, तो वो अपडेटेड मशीन से नहीं खरीद पाएगा और आगे ग्रो नहीं कर पाएगा, है ना। तो सरकार बोलता है बैंकों को कि बैंक लोग, तुम लोग जो है एमएसएमई को लोन दो टू बाय प्लांट एंड मशीनरी, उसके बदले में हम तुमको गारंटी देंगे। गारंटी किस चीज का? कि अगर एमएसएमई तुमको लोन नहीं भी लौटा पाया तो 60% हम तुमको लौटा देंगे उसके बदले में। तब तो तुम लोन दे सकते हो ना। तो मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक्स बोलेगा कि हाँ हाँ, अब हम लोन दे सकते हैं, क्योंकि एमएसएमई को लोन देना अब रिस्की नहीं है, क्योंकि आप तो गारंटी ले ही रहे हो, तो अब वो लोन देगा। ठीक है, तो एमएसएमई को लोन नहीं मिलता था, लेकिन सरकार ने गारंटी दिया, 60% का गारंटी दिया। 60% का डिफॉल्ट अमाउंट, जितना डिफॉल्ट करेगा एमएसएमई उसका 60% गवर्नमेंट पे कर देगा। तो गवर्नमेंट गारंटी दे रहा है 60%, किसको? बैंकों को, यानी कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक, एनबीएफसी और एआईएफआई। इसको ही हम लोग बोलते हैं मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को हम लोग 60% गारंटी दे रहे हैं, ताकि ये जो मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है ये आगे एमएसएमई को लोन दे। कौन सा लोन दे? लोन टू बाय प्लांट एंड मशीनरी, मैक्सिमम 100 करोड़ का लोन दे। ठीक है, लेकिन मिनिमम मशीनरी कॉस्ट 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट होना चाहिए। ठीक है, एमएसएमई को लोन मिल गया तो एमएसएमई तो उसे रिपेमेंट भी करेगा। रिपेमेंट कैसे करेगा? अगर लोन 50 करोड़ या फिर उसके अंदर है तो लोन को पे करेगा 8 साल में। इन 8 साल में जो 2 साल है वो मॉरेटोरियम पीरियड होगा, मतलब 8 साल में उसको लोन रिपे करना है, लेकिन 2 साल तक वो बिना लोन दिए ही रह सकता है। जैसे समझो, मान लो कि किसी ने 40 करोड़ का लोन लिया है, तो वो पहला 2 साल अगर लोन नहीं भी देगा तो चल जाएगा, क्योंकि 2 साल तक मॉरेटोरियम पीरियड है। मॉरेटोरियम पीरियड का मतलब होता है कि ऐसा पीरियड जहां पर आप ना ही लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ना ही लोन का अमाउंट पे कर रहे हैं, आप कुछ भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो कुछ भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उस तरह का 2 साल बीत सकता है अगर आप 50 करोड़ के अंदर लोन लिए हुए हैं तो। और अगर आप 50 करोड़ के ऊपर वाला लोन लिए हैं, तब फिर बैंक डिसाइड करेगा कि कितना दिन तक आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब एमएसएमई को गवर्नमेंट गारंटी दिया है ना, मतलब एमएसएमई के लिए तो गवर्नमेंट गारंटी दिया, तो गवर्नमेंट को भी कुछ चाहिए। ठीक है, उसके बदले में कुछ चाहिए, गारंटी फीस चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट को गारंटी फीस चाहिए। कितना चाहिए? अपफ्रंट अमाउंट चाहिए 5% ऑफ द लोन अमाउंट, नॉन रिफंडेबल, यानी कि गारंटी दे रहा है, इसके बदले में गारंटी फीस चाहिए। शुरुआत में कितना चाहिए? 5% ऑफ द लोन अमाउंट, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, रिफंड नहीं करेगा गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद हर साल एनुअल फी भी सरकार लेगा। पहला साल 0% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, उसके फिर नेक्स्ट 3 ईयर्स में 1.5% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, उसके बाद फिर 1% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट।
यहाँ पर जो गवर्नमेंट ये गारंटी फीस ले रहा है, गवर्नमेंट कौन गवर्नमेंट, मोदी सरकार नहीं, मोदी नहीं ले रहा है, इसमें ले रहा है एनसीजीटीसी, ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ में ये जो कंपनी है एनसीजीटीसी वो गारंटी फीस ले रहा है और वही गारंटी दे रहा है, ठीक है, तो गारंटी फीस ले रहा है। ड्यूरेशन क्या है, तो पहले समझो कि सरकार जो गारंटी दिया जा रहा है वो 7 लाख करोड़ तक का गारंटी देगा, ठीक है, 7 लाख करोड़ तक का, ठीक है, ये उसका गारंटी कॉर्पस है सरकार का। तो अब हम लोग देख रहे थे कि ड्यूरेशन कितना दिन का ये ड्यूरेशन है, तो 4 साल, ये स्कीम का ड्यूरेशन 4 साल है, यानी 4 साल में कोई भी एलिजिबल होगा तो वो इस स्कीम के अंदर आ सकता है। और 4 साल और 7 लाख करोड़ लिमिट अचीव विचेवर कर लिया, यानी कि 4 साल या फिर ये जो 7 लाख करोड़ का गारंटी है, दोनों में से जो पहले हो जाएगा तब तक ही ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है, मतलब समझे आप कि 4 साल तक ये गारंटी स्कीम चलना चाहिए, लेकिन 7 लाख करोड़ रुपया जो रखा है यही खत्म हो जाएगा उससे पहले ही, तो फिर क्या करेगा, तो इसीलिए बोल रहा है कि 7 लाख करोड़ रुपया खत्म हो जाए या फिर 4 साल बीत जाए, दोनों में से जो अर्ली हो जाएगा उतना ही ड्यूरेशन होने वाला है इस स्कीम का। क्लियर। गारंटी का टेन्योर 10 साल, यानी 10 साल तक गारंटी मिलता ही रहेगा, ठीक। अब ये तो आपका स्कीम था, लेकिन स्कीम में मॉडिफिकेशन हुआ है। अभी मैंने आपको बोला ना कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कुछ मॉडिफाई कर लिया, तो क्या मॉडिफाई कर लिया भाई बता दो वो भी, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है मॉडिफिकेशन, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, हाँ उसको पढ़ लेते हैं। मॉडिफिकेशन क्या है, पहले ना सर्विस सेक्टर यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं रहता था, अब सर्विस सेक्टर को इंक्लूड कर दिए हैं। दूसरा, ये 5% लोन अमाउंट जो था ना, जो नॉन रिफंडेबल था, अब बोल रहे हैं कि ये रिफंडेबल होगा, ये जो 5% का लोन अमाउंट है ये रिफंडेबल होगा। कैसे रिफंड होगा, चौथा साल से रिफंडेबल होगा 1-1% करके, यानी 4th ईयर में 1% रिफंड हो जाएगा, 5th ईयर में 1% रिफंड हो जाएगा, 6th ईयर में 1% रिफंड हो जाएगा। जो 5% आपसे लिए है ना शुरुआत में, वो चौथा साल से धीरे धीरे करके रिफंड कर देंगे, ठीक है। और मिनिमम मशीनरी कॉस्ट जो 75% था, इसको 60% कर दिए, ठीक है। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर याद कौन सा करना है, पुराना वाला कि नया वाला, तो मॉडिफिकेशन याद करना है। ये चीज समझने के लिए बहुत जरूरी है कि कब क्या चेंज हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो भी पूछ सकता है कि कितना से कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो आपको बताना होगा 75% पहले था, अभी 60% हो गया है। पहले 5% अपफ्रंट डिपॉजिट जो है वो नॉन रिफंडेबल था, अब रिफंडेबल हो गया है। कब से रिफंडेबल होगा, 4th ईयर से रिफंडेबल हो गया है। सर्विस सेक्टर पहले इंक्लूड नहीं था, अब इंक्लूड हो गया है, ये बताना पड़ेगा, ठीक, क्लियर हो गया। तो मॉडिफिकेशन भी आप समझ गए, ये पर स्कीम भी आप समझ गए। अब जो एमएसएमई एक्सपोर्ट करता है उसका दर्जा ज्यादा है, जो एमएसएमई एक्सपोर्ट करता है उसका दर्जा ज्यादा है, उसको ज्यादा वैल्यू मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, वैल्यू देना पड़ेगा भाई उसको। तो उसके लिए हम लोग कुछ और भी बेनिफिट लेकर के आए, ताकि उसको ऐसा फील हो कि वो दामाद जी है, दामाद जी बहुत एक्सपोर्ट किए, ठीक है, तो उसको दामाद जी बना दिए, तो उसको बेनिफिट भी देना पड़ेगा वैसा। तो दामाद जी बनने लायक कौन है, यहाँ देख लो, वो एमएसएमई जो कि प्रॉफिटेबल यूनिट है, हैविंग एक्सपोर्टेड मिनिमम 25% ऑफ देयर टर्नओवर इन ईच ऑफ देयर प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है। तो तीसरा मतलब पिछला 3 फाइनेंशियल ईयर में जो हर साल प्रॉफिटेबल रहा है, प्लस 25% ऑफ देयर सेल्स, या फिर कहो 25% ऑफ देयर टर्नओवर एक्सपोर्ट रहा है, तो उन सारे एक्सपोर्टर को कुछ स्पेशल बेनिफिट मिलेगा। जैसे उनको गारंटी लोन 20 करोड़ का मिलेगा, गारंटी कवरेज 75% मिलेगा। बाकी लोग को कितना कवरेज दे रहे हैं, बाकी लोग को 60% गारंटी दे रहे हैं ना, लेकिन इनको 75% देंगे। बाकी लोग से 5% का अपफ्रंट अमाउंट ले रहे हैं, है ना, इससे कितना ले रहे हैं, इससे सिर्फ 2% का अपफ्रंट अमाउंट ले रहे हैं, सिर्फ 2% का, और वो भी रिफंड कर देंगे। 4th और 5th ईयर में 1-1% करके रिफंड कर देंगे, ठीक है। एनुअल फीस इससे कितना चार्ज करेंगे, पहला साल कुछ नहीं, और अगला साल 0.5% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगला साल से, ठीक है। तो समझ लिए, कुछ था ही नहीं। अब इसी को हम लोग यहाँ पर रीड कर लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मॉडिफाई किया है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई, जो कि 2025 में लॉन्च हुआ था। अपफ्रंट अमाउंट 5% अपफ्रंट अमाउंट है, जो कि रिफंडेबल बना दिया गया है, ठीक है। और 1% अपफ्रंट कंट्रीब्यूशन पर ईयर शैल बी रिफंडेड फ्रॉम 4th ईयर ऑनवर्ड्स, ठीक है। और मशीन इक्विपमेंट के लिए 60% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट होना चाहिए, तभी जाकर के उसको ये जो स्कीम है इसके अंदर बेनिफिट मिलेगा। पहले 75% था, अब 60% ही हो गया, ठीक है। एक्सपोर्टर के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन है
कि पिछला 3 फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 25% ऑफ देयर सेल्स टर्नओवर रहना चाहिए, एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए और वो प्रॉफिटेबल भी रहना चाहिए। ठीक है, गारंटीड लोन अमाउंट 20 करोड़ का मिलेगा और अपफ्रंट कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2% ही देना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सपोर्टर एमएसएमई है। ठीक है, गारंटी कवरेज 75% मिलेगा इसको और गारंटी फी जो है पहला साल कुछ नहीं और अगले साल से 0.5% ऑफ द लोन आउटस्टैंडिंग। स्कीम का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि 2025 में ये लॉन्च हुआ था। एलिजिबिलिटी मतलब कौन एलिजिबल है, एमएसएमई विथ उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, मैक्सिमम लोन अमाउंट 100 करोड़ का मिलेगा, गारंटी कवरेज 60% मिलेगा। ठीक है, और किसके द्वारा मिलेगा, बाय NCGCTC है ना, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, इसके द्वारा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद टोटल गारंटी 7 लाख करोड़ का है, 60% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट रहना चाहिए, तब जा करके ही लोन मिलता है। रिपेमेंट पीरियड यहाँ दिया गया है कि लोन अगर 50 करोड़ के अंदर है तो 8 साल का रिपेमेंट पीरियड होगा, जिसमें से कि 2 साल जो है मॉनिटेरियम पीरियड है। मॉनिटेरियम पीरियड ऐसा समय होता है जहाँ पर आप बिना कोई पेमेंट रिपेमेंट किए भी रह सकते हैं। अगर 50 करोड़ के ऊपर का लोन है तो फिर उस केस में बैंक डिसाइड करेगा, हो सकता है कि रिपेमेंट शेड्यूल भी बढ़ाए और मॉनिटेरियम पीरियड भी थोड़ा सा बढ़ाए। ठीक है, इनिशियल कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, 5% ऑफ द लोन अमाउंट शैल बी डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गारंटी कवर। ठीक है, ये तो हम लोग सब समझ लिए हैं। देखा आपने यहाँ पर लिखा हुआ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, लेकिन यहाँ पर नोट्स के माध्यम से चीज़ों को समझना कितना आसान हो जाता है। अभी आसान हो रहा है, लाइक कर दो, लाइक कर दो दोस्तों, लाइक कर दो, लाइक करने से पीछे मत हटो, पाप चढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया, इसको भी समझते हैं, यहाँ से समझेंगे और यहाँ रीड कर लेंगे। ठीक है, अब समझते हैं रिपोर्ट का नाम क्या है वो भी देखो, रियलाइजिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स इक्विपमेंट। ठीक है, बैट, बॉल, ठीक है, बैडमिंटन, रैकेट, ठीक है, फुटबॉल, ये सब जो है बनाते हैं हम लोग और ये बना करके बेचते हैं। तो नीति आयोग बोल रहा है कि हम लोग कितना ये सब बना करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इस चीज़ का ही ये रिपोर्ट है, रियलाइजिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो ग्लोबल लेवल पे और इंडिया लेवल पे देखते हैं कि क्या अभी स्टेटस है, करंट स्टेटस क्या है। तो जो स्पोर्ट्स गुड्स मार्केट है वो 2024 में $700 बिलियन का मार्केट है। ठीक है, ग्लोबली, और 2036 तक ये $1 ट्रिलियन का मार्केट हो जाएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का मार्केट देखा जाए तो 2024 में इसका मार्केट है $140 बिलियन, जो कि बाय 2036 $283 बिलियन हो जाएगा। ये तो ग्लोबल वाला बात हो गया। इंडिया का बात करते हैं। इंडिया में जो है स्पोर्ट्स गुड्स मार्केट अभी $2.5 बिलियन चल रहा है। ठीक है, अब चूंकि देखो कि ग्लोबल मार्केट तो बढ़ रहा है तो हम लोग भी आगे एक्सपोर्ट कर ही सकते हैं और भी हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। करंटली जो है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का कितना एक्सपोर्ट करता है इंडिया, $275 मिलियन, जो कि सिर्फ 0.5% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट है। ग्लोबल एक्सपोर्ट का सिर्फ 0.5% हम लोग एक्सपोर्ट कर पाते हैं। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि इसको हम लोग और बढ़ाएं, ग्लोबल एक्सपोर्ट में हम लोग का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहना चाहिए। अभी जो भी हम लोग का प्रोडक्शन होता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का, वो 90% प्रोडक्शन होता है बाय एमएसएमई ही इसको प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग का पोटेंशियल क्या है, हम लोग का पोटेंशियल है कि जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक्सपोर्ट है जो अभी 0.5% है, इसको हम लोग बढ़ा करके 11% कर सकते हैं, बढ़ा करके 11% कर सकते हैं। और कितना कर सकते हैं, $8.1 बिलियन बाय 2036। ठीक है, तो ये न्यूज़ तो छोटा सा न्यूज़ था। नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया है जिसका नाम क्या है, रियलाइजिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इक्विपमेंट। यहाँ कहा गया है कि ग्लोबली स्पोर्ट्स गुड्स मार्केट में स्पोर्ट्स गुड्स मार्केट ग्लोबली अभी $700 बिलियन का है, 2036 तक $1 ट्रिलियन का हो जाएगा। इंडिया जो है अभी, इंडिया में कितना मार्केट है, $2.5 बिलियन का मार्केट है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है उसमें ग्लोबल मार्केट है अभी 2024 में $140 बिलियन और 2036 तक हो जाएगा $283 बिलियन। हम लोग अभी एक्सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट $275 मिलियन का, जो कि सिर्फ 0.5% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट है। इसको हम लोग को बढ़ाना है और 11% कर लेना है बाय 2036। तो बाय 2036 हम लोग $8.1 बिलियन का एक्सपोर्ट इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाय 2036, ताकि हम लोग 11% ऑफ द शेयर रख सकें बाय 2036, है ना। तो इसीलिए ये रिपोर्ट आया है। ठीक है, कुछ नहीं है, रीडिंग करते हैं, है ना, रीडिंग करते हैं। देखो, ए रिपोर्ट टाइटल्ड
रियलाइजिंग द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज बीन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। ग्लोबल एक्सपोर्ट गुड्स मार्केट जो है वो वैल्यू किया गया है 2024 में $700 बिलियन, और जो कि 2036 में एक्सपेक्टेड है कि $1 ट्रिलियन पहुंच जाएगा। इसके अंदर जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सेगमेंट है वो $140 बिलियन का है, और ग्लोबल डिमांड जो है ये $283 बिलियन होने वाला है बाय 2036। इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है अभी 275 मिलियन वर्थ ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एनुअली एक्सपोर्ट करता है। तो यहां पर ये लिख सकते हो एनुअली, ठीक है, एनुअली लिख सकते हो, एनुअली एक्सपोर्ट करता है। इसके बाद 90% जो है वो प्रोडक्शन जो है एमएसएमई के द्वारा होता है, ठीक है। एमएसएमई भी नहीं, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज, तो यहां पर आप एम को हटा दो, खाली एसएमई रहने दो। देखा मैं पढ़ता क्यों हूँ, मैं पढ़ता हूँ तो जो भी अगर मान लो एरर भी हो गया है नोट्स के अंदर उसको मैं ठीक कर देता हूँ, है ना, इसलिए पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। इसके बाद क्या है, इंडिया का डोमेस्टिक स्पोर्ट्स गुड्स मार्केट है वो $2.5 बिलियन का है अभी, ठीक है। इसके बाद एक्सपोर्ट पोटेंशियल क्या है, 270 मिलियन डॉलर अभी है हम लोग 2024 में एक्सपोर्ट, जो कि 0.5% है। इसको बढ़ा करके हम लोग को 11% करना है, यानी कि $8.1 बिलियन करना है बाय 2036, ठीक है। इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है, 7500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट खर्च होगा बिटवीन 2027 एंड 2031 टू स्ट्रेंथन द मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज देखते हैं। नेशनल डेंटल कमीशन, तो क्या हुआ है, जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया था उसको रिप्लेस कर दिया है बाय नेशनल डेंटल कमीशन। तो ये जो नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया था इसका सारा काम अब कौन करेगा, नेशनल डेंटल कमीशन करेगा, ठीक है। ये डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये इस एक्ट की वजह से आया था, डेंटिस्ट एक्ट 1948 की वजह से आया था। तो अभी इस एक्ट को भी रिपील कर दिया गया है और इसको भी रिपील कर दिया गया है, दोनों चीज रिप्लेस हो गया है। अब एनडीसी एक्ट 2026 आया है जिसके अकॉर्डिंग नेशनल डेंटल कमीशन बना है। ये नेशनल डेंटल कमीशन है, इसका क्या काम रहेगा, ये रेगुलेशन बनाएगा। किस चीज का रेगुलेशन बनाएगा, मतलब कि जो डेंटल एरिया है ना, डेंटल मेडिसिन का एरिया है, और क्या बोलते हैं डेंटल कॉलेजेस है, उनका रेगुलेशन ये फ्रेम करेगा। जो भी डेंटल कॉलेज है उनका रेटिंग असेसमेंट भी नेशनल डेंटल कमीशन ही करेगा। ह्यूमन रिसोर्स को भी इवेल्युएट यही करेगा, और जो भी प्राइवेट कॉलेजेस है उसका कितना फीस रहेगा नहीं रहेगा उसके लिए भी गाइडलाइंस यही सेटअप करेगा। यानी कि पहले जो जो काम डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया करता था अब वही सब काम जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम नेशनल डेंटल कमीशन कर रहा है, ठीक है। और नेशनल डेंटल कमीशन को पावर कहाँ से मिलेगा, एनडीसी एक्ट 2026 के थ्रू उसको पावर मिलेगा। इसके अंदर 3 ऑटोनोमस बोर्ड बनाया गया है। ऑटोनोमस बोर्ड कौन कौन सा है, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल एजुकेशन बोर्ड, जो कि एजुकेशन को देखेगा, एजुकेशन का रूल सेट करेगा, एजुकेशन के लिए रेगुलेशन गाइडलाइंस बनाएगा। इसके बाद डिजिटल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, किसी भी यूनिवर्सिटी को कॉलेजेस को रेटिंग देना पड़ेगा या फिर एक्रेडिशन देना पड़ेगा तो ये बोर्ड करेगा। फिर एथिक्स एंड डेंटल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, डेंटल रजिस्ट्रेशन या एथिक्स सारा गाइडलाइंस ये शेयर करेगा, रजिस्ट्रेशन भी ये चेक करेगा। 3 ऑटोनोमस बोर्ड भी बनाया गया है, वो भी आपने देखा। नेशनल डेंटल कमीशन क्या करेगा वो भी आपने देखा। अभी हम लोग यहाँ रीड करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया है नेशनल डेंटल कमीशन अलॉन्ग विथ 3 ऑटोनोमस बोर्ड रिप्लेसिंग डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या काम है ये कमीशन का, क्या काम है, क्या काम है भाई, फ्रेम रेगुलेशन टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। कौन सा एक्ट, ये नेशनल डेंटल कमीशन एक्ट, ये वाला, ठीक है। इसके बाद कंडक्ट रेटिंग एंड असेसमेंट ऑफ डेंटल इंस्टीट्यूशंस, इवेल्युएट ह्यूमन रिसोर्स एंड प्रमोट डेंटल रिसर्च, और फ्रेम गाइडलाइंस फॉर फी रेगुलेशन इन प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस। कंपोजिशन में चेयरमैन है डॉक्टर संजय तिवारी और मेंबर है डॉक्टर मौसमी गोस्वामी। मेरा एक दोस्त है संजय, ठीक है, मतलब बचपन में हम लोग साथ में पढ़ते थे स्कूल में। वो तो बन गया डॉक्टर, तो डॉक्टर बन गया है तो उससे याद कर लो कि एक चेयरमैन बना है नेशनल डेंटल कमीशन का डॉक्टर संजय तिवारी, ठीक है। 3 ऑटोनोमस बोर्ड भी बना हुआ है एनडीसी के अंदर। कौन कौन सा है, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल एजुकेशन बोर्ड, ठीक है, टू ओवरसी डेंटल एजुकेशन। उसके बाद बना है डेंटल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड टू रेगुलेट एक्रेडिशन एंड इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट। और फिर तीसरा है एथिक्स एंड डेंटल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, जो कि गवर्न करेगा प्रोफेशनल कंडक्ट को एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डेंटिस्ट, ठीक है। बस इतना है, बस तो हो गया। आगे बढ़ते हैं। कौशलता से उद्यमिता,
कौशलता का मतलब होता है स्किल, कौशल का मतलब होता है स्किल। तो जो स्किल है वो स्किल को यूज करके तुम बिजनेस बनाओ, है ना। जैसे मान लो कि आपका एक स्किल है कि आप पेंटिंग बहुत अच्छा करते हो, तो कुछ ऐसा आइडिया निकालो कि वो पेंटिंग को आप बेच सको या वो पेंटिंग का आप कोर्स बना सको, ठीक है। तो जो भी आपका स्किल है वो स्किल को कन्वर्ट करो इन बिजनेस, ठीक है। अगर ये काम कर रहे हो तो ये अच्छी बात है, इसीलिए ये काम करने के लिए ये वाला आया है, ठीक है, ये इनिशिएटिव आया है कौशलता से उद्यमिता। ये कंपटीशन है अमॉन्ग स्किल ट्रेनीज टू ट्रांसफॉर्म देयर स्किल इनटू इनोवेटिव आइडियाज एंड एंटरप्रेन्योरियल वेंचर, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरियल वेंचर बनाने के लिए ये कंपटीशन है। तो ये कंपटीशन जो जीतेगा पहला अवार्ड मिलेगा 1 लाख रुपए का, सेकंड अवार्ड मिलेगा 75,000 का, थर्ड अवार्ड मिलेगा 50,000 का। यानी कि जो भी स्किल ट्रेनीज है, स्किल ट्रेनी में से भी जो भी उद्यमिता की ओर आगे बढ़ जाएगा, अपना स्किल को एंटरप्रेन्योरियल वेंचर में कन्वर्ट कर लेगा, तो उस तरह का जो भी ट्रेनीज होगा उसको अवार्ड मिलेगा। पहला स्थान पे आने पे 1 लाख, सेकंड स्थान पे 75,000 और थर्ड स्थान पे 50,000, ठीक है। 5 फोकस सेक्टर यहाँ पर रखा गया है। पहला है आईटी, आईटीईएस, ऑटोमोटिव, अपैरल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर और मैन्युफैक्चरिंग। यानी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, अपैरल के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर के अंदर, ऑटोमोटिव के अंदर, आईटी एंड आईटीईएस के अंदर अगर आपका स्किल है तो उस स्किल को इनोवेटिव आइडियाज में और एंटरप्रेन्योरियल वेंचर में कन्वर्ट करो, और अगर तुम जीतते हो इस कंपटीशन में तो तुमको अवार्ड मिलेगा। इसको इंप्लीमेंट कौन कौन कर रहा है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग कर रहा है, जो कि स्किल देता है, स्किल सिखाता है। आदित्य बिरला कैपिटल फाउंडेशन है, पिलानी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सोसाइटी है, ठीक है। अभी यहाँ पर रीड करते हैं कौशलता से उद्यमिता, ठीक है, कौशलता से उद्यमिता रीड करते हैं। द फेलिसिटेशन सेरेमनी ऑफ कौशलता से उद्यमिता नवोमेश प्रोत्साहन स्पर्धा, ठीक है, नवोमेश प्रोत्साहन स्पर्धा। क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा है यार। क्या हाइलाइट्स है देखो। ऑब्जेक्टिव है टू इनकरेज ट्रेनीज टू ट्रांसफॉर्म देयर टेक्निकल स्किल्स इनटू इनोवेटिव आइडियाज एंड एंटरप्रेन्योरियल वेंचर। नोडल एजेंसी कौन है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। ये जो प्रोग्राम है ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है इन कोलैबोरेशन विद आदित्य बिरला कैपिटल फाउंडेशन, पिलानी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सोसाइटी। 5 फोकस सेक्टर है, ध्यान देना। आईटी, आईटीईएस, आईटी का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटीईएस का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। ऑटोमोटिव सेक्टर, अपैरल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अवार्ड कितना मिलेगा? 1 लाख फॉर फर्स्ट प्राइज, 75,000 फॉर सेकंड प्राइज और 50,000 फॉर थर्ड प्राइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना। अब देखते हैं क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अभी हम लोग शुरुआत में देखे थे वो क्या था? क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई। और ये क्या है? क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, अंतर है, ठीक है। इसको भी समझते हैं यहां पर, थोड़ा सा समय दो, पानी पीते हैं उसके बाद। चलो समझते हैं अब इस न्यूज को, ठीक है। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि आपको भी दिखे, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा है ना? दिख रहा है। अभी बात करते हैं क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इससे पहले वाला जो हम लोग गारंटी स्कीम देखे थे वो एमएसएमई के लिए था, और ये है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए। तो समझो कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है ये क्या करता है? ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है ना, ये देता है लोन, ये देता है लोन स्मॉल बोरोवर को, ठीक है। लेकिन भैंस क्या, किसी के पास पैसा नहीं है, ये क्या देगा आगे में? तो ये लोन लेता है। ये लोन किससे लेता है? बैंक से लेता है, एनबीएफसी से लेता है, यानी कि मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से लोन लेता है। अब मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन जो है इसको लोन दे ही नहीं रहा है, तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन रो रहा है, सरकार कुछ तो करो, सरकार हमको कोई लोन नहीं देता है, हम आगे कैसे स्मॉल बोरोवर को लोन देंगे, हम कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, हमको कोई तो लोन दे दो भाई। तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि तुम मत रो, हम गारंटी दिए थे एमएसएमई के लिए भी, हम तुम्हारे लिए भी गारंटी देंगे। तो ये गारंटी दे रहा है, गवर्नमेंट गारंटी दे रहा है, तो गवर्नमेंट के बिहाफ में मोदी तो नहीं देगा ना, ठीक है। यह ममता बनर्जी तो नहीं देगी, कौन देगा? गवर्नमेंट के बिहाफ में एनसीजीटीसी दे रहा है। तो गवर्नमेंट देगा गारंटी किसको? मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को, कि मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन आगे लोन दे सके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को। अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को लोन मिलेगा तो वो आगे स्मॉल बोरोवर को लोन दे सकेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट इनडायरेक्टली स्मॉल बोरोवर का मदद कर रहा है,
है ना। गवर्नमेंट मदद कर रहा है मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन का कि मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन आगे लोन दे सके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आगे लोन दे सके स्मॉल बोरोवर को। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया आपको? ठीक है, कितना गारंटी देगा? अब बात है यहां पर कि गारंटी कितना देगा सरकार। तो गारंटी देगा अगर स्मॉल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है तो 80% का गारंटी मिलेगा, अगर मीडियम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है तो 75% का गारंटी मिलेगा, और अगर लार्ज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है तो उसको 70% का गारंटी मिलेगा। अब कोई स्मॉल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है या मीडियम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है या लार्ज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, ये कैसे मालूम चलेगा? एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे, जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से कम है वो स्मॉल कैटेगरी में आता है ना। ठीक है, अब जिसका 500 करोड़ से 2000 करोड़ के बीच में होगा वो मीडियम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कहलाएगा, और जो 2000 करोड़ से ज्यादा या फिर 2000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है तो वो लार्ज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कहलाएगा। तो उस केस में उसको इतना गारंटी मिलेगा। कौन देगा? सरकार देगा। ठीक है, ओके। अब देखो ये जो फीस है, अब गवर्नमेंट तो गारंटी दे रहा है तो फीस किसी से तो चार्ज करेगा ना गारंटी का। तो गारंटी का अभी किससे चार्ज कर रहा है? मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से चार्ज कर रहा है। ठीक है, पहले जो चार्ज करता था एमएसएमई के लिए वो एमएसएमई से चार्ज कर रहा था, यहां पर किससे चार्ज कर रहा है? ये मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से ही चार्ज कर रहा है कि देखो मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, हम तो तुमको गारंटी दे रहे हैं, तुम उसके बदले में कुछ तो हमको फीस दो। तो कितना % फीस होगा? 0.5% पर एनम ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ठीक है, इतना फीस लगेगा। अब जो मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन आगे में लोन देगा और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो आगे में लोन देगा, ये दोनों लोन में कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। क्या क्या कंडीशन है? जो जो मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो जब लोन देगा तो मिनिमम इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए? EBLR और MCLR प्लस 2%, इतना मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम लोन सैंक्शन कितना होना चाहिए? 20% ऑफ द एसेट अंडर मैनेजमेंट। जितना भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसका 20% तक ही आप मैक्सिमम लोन उसको सैंक्शन कर सकते हैं। अगर स्मॉल है तो मैक्सिमम 100 करोड़ का, मीडियम है तो मैक्सिमम 200 करोड़ का, और लार्ज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है तो मैक्सिमम 300 करोड़ का। ये जो लोन मिल रहा है ये 3 साल का लोन होगा, 2 साल और 1 साल का मॉरेटोरियम, यानी 1 साल अगर वो लोन ना भी दे, इंटरेस्ट ना भी दे तो चलेगा। ठीक है, मिनिमम शेयर ऑफ सैंक्शन, यानी कि जो मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जो आगे में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को लोन दे रहा है ना, तो जितना भी लोन दे रहा है 5% कम से कम स्मॉल MFI को देना पड़ेगा और 10% मिनिमम मीडियम MFI को देना पड़ेगा, है ना। समझे? तो ये कहानी था। अब एक और है कंडीशन कि जी यहां पर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, ये जो आगे लोन दे रहा है, इसका जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो कितना होना चाहिए? एवरेज लेंडिंग रेट ऑफ लास्ट 6 मंथ माइनस 1%। ठीक है, समझे पूरा कहानी? समझे? फिर से समझाते हैं आपको, पूरा समझा के भेजेंगे आपको, छोड़ेंगे ही नहीं आप, मैं ना छोड़ूंगा, आज ना छोड़ूंगा मैं तुझे बिना समझा कर। तो गवर्नमेंट बोल रहा है, एक मिनट, गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम गारंटी देंगे मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को, यानी बैंक्स को, ताकि वो लोग आगे लोन दे सके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को, ताकि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आगे लोन दे सके स्मॉल बोरोवर को। गवर्नमेंट गारंटी देगा। कितना गारंटी देगा? कितना गारंटी देगा? यहां पर देखो, अगर स्मॉल MFI है तो उसको 80% का गारंटी देगा, अगर मीडियम MFI है तो 75% का गारंटी देगा, और लार्ज MFI है तो 70% का गारंटी मिलेगा। ये जो लोन मिलेगा भी, ये लोन मिलेगा भी, उसका भी कुछ कंडीशन है कि मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट जो है EBLR या फिर MCLR प्लस 2% होना चाहिए। मैक्सिमम लोन सैंक्शन जो है वो 20% ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट होना चाहिए। इसके बावजूद जो स्मॉल MFI है उसको मैक्सिमम 100 करोड़ का ही लोन मिल सकता है, जो मीडियम MFI है उसको 200 करोड़ का ही लोन मिल सकता है, जो लार्ज MFI है उसको 300 करोड़ का ही लोन मिल सकता है मैक्सिमम। लोन टेन्योर 3 साल का होगा, जिसमें से कि 1 साल मॉरेटोरियम होगा। मिनिमम शेयर ऑफ सैंक्शन, स्मॉल MFI को मिनिमम 5% तो आपको सैंक्शन करना ही पड़ेगा, और मीडियम MFI को भी आपको 10% सैंक्शन करना ही पड़ेगा। जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को लोन मिल गया, अब वो आगे लोन दे रहा है स्मॉल बोरोवर को, उसका भी कुछ कंडीशन है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो लोन दे सकता है? एवरेज लैंडिंग रेट माइनस 1%। एवरेज लैंडिंग रेट कब तक का? लास्ट 6 मंथ का। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं ना। चलो,
अभी देखते हैं, सॉरी रीडिंग करना बच गया, रीडिंग कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, टू प्रोवाइड गारंटी कवर टू बैंक या फिर एफआई अगेंस्ट एक्सपेक्टेड लॉस ऑन फाइनेंशियल असिस्टेंस एक्सटेंडेड बाय देम टू एनबीएफसी एमएफआई एंड एमएफआई फॉर ऑन लेंडिंग टू स्मॉल बोरोवर। यहाँ समझने में मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर समझा दिया मैंने आपको, ठीक है, बस इसको ही आप 2-4 बार देख लोगे, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद देखो कि एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर 500 करोड़ से कम है तो वो स्मॉल साइज का एमएफआई कहलाता है, ठीक है, और उसको 80% का ही गारंटी मिलता है। मीडियम साइज तब कहलाता है जब 500 करोड़ या फिर 2000 करोड़ के अंदर में रहा एसेट अंडर मैनेजमेंट, तभी जाकर के उसको हम लोग मीडियम साइज का एमएफआई कहते हैं और उसको 75% का गारंटी मिलता है। उसी तरीके से जो लार्ज साइज का एमएफआई है उसको 70% का गारंटी मिलता है। गारंटी फी कितना है? 0.5% पर एनम ऑन सैंक्शन अमाउंट फर्स्ट ईयर एंड आउटस्टैंडिंग अमाउंट देयर आफ्टर, ठीक है। इंटरेस्ट रेट का बात करते हैं तो कैप्ड एट ईवीएलआर और एमसीएलआर प्लस 2% पर एनम, ठीक है, बस। फॉर ऑन लेंडिंग टू स्मॉल बोरोवर द लेंडर शैल कैप द इंटरेस्ट रेट एट 1% बिलो द एवरेज रेट ऑफ लेंडिंग इन पास्ट 6 मंथ। देखो पीआईबी का लैंग्वेज ऐसा ही रहता है, और यहाँ मैंने पीआईबी का लैंग्वेज डाला है, चेंज नहीं किया है। देखो पीआईबी का लैंग्वेज ही आपको एग्जामिनेशन में भी दिख सकता है, जो थोड़ा सा पढ़ने में भी डिफिकल्ट लगता है, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाया है कि आप रीड करोगे ना तो समझ में आएगा कि जो हम लोगों ने यहाँ समझा है उसको इन लोग कैसे लिखता है, ठीक है। लोन टेन्योर कैसा है? मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 3 ईयर्स, 2 ईयर्स ऑफ लोन रिपेमेंट, 1 ईयर ऑफ मॉरेटोरियम, ठीक है। प्रायोरिटी ऑफ लोन्स, मिनिमम शेयर ऑफ सैंक्शन क्या रहना चाहिए स्मॉल एमएफआई के लिए और मीडियम एमएफआई के लिए, तो मैंने बता दिया आपको। ड्यूरेशन देखो क्या है, इस स्कीम का ड्यूरेशन है 30 जून ना, जून जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 30 जून 2026 और लोन स्टिल 20 के ही आर गारंटीड विच एवर इज अर्लियर। जब तक 20,000 करोड़ का गारंटी नहीं हो जाए या फिर 30 जून ना आ जाए तब तक ही ये गारंटी स्कीम चलेगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज किया है रिजल्ट ऑफ दिस सर्वे। सर्वे का क्या नाम है? एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप जहाँ पर भी आपका नोट्स होगा यहाँ पर आप ऐसे लिख दोगे डी फॉर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, यहाँ का डेटा आप वहाँ यूज कर सकोगे, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज किया है रिजल्ट्स। किसका रिजल्ट्स? एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर। यहाँ पर जो डेटा इस्तेमाल हुआ है, ये सर्वे के अंदर जो भी डेटा है वो जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 का डेटा है। इसमें कौन कौन सा सेक्टर इन्वॉल्व है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रेड सेक्टर और अदर सर्विस सेक्टर। यहाँ पर कौन सा सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है? एग्रीकल्चर सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कि यहाँ पर कौन सा सेक्टर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर कुछ डेटा आया है, वो डेटा को हम लोग को देखना है। सब इजी है भाई, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सभी इजी रहता है। समझते हैं इसको, है ना, समझते हैं इसको। सबसे पहले बोल रहा है टोटल इस्टेब्लिशमेंट कितना है, तो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं 2 साल को। 2023-24 में भी ये एनुअल सर्वे हुआ था, ठीक है। तो आसूस 2023-24 यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, लिखा हुआ है ये यहाँ जो लिखा हुआ है ना आसूस 2023-24, इसका डेटा हम लोग यहाँ कंपेयर करेंगे और आसूस 2025 का डेटा हम लोग यहाँ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो जो टोटल इस्टेब्लिशमेंट है अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में वो कितना है? 7.34 करोड़ ये था और अभी कितना हो गया है? 7.92 करोड़। यानी कि जो टोटल इस्टेब्लिशमेंट है वो बढ़ा है, कितना परसेंट से? 7.9% से बढ़ा है, ठीक है। इसके बाद फीमेल प्रोप्राइटरी इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि कितना ऐसा बिजनेस है जिसमें फीमेल लीड कर रही है, फीमेल लीडर है। तो पहले 26.2% ऐसा था क्योंकि फीमेल जहां पर आगे थी, अभी 27.1% हो गया है। ये 27% ही होगा, यहाँ पर 27.0% ऐसे लिख लो, ठीक है, 27% लिख लो, ठीक है, 27% खाली लिख लो, ये 1% को यहाँ काट लो। तो ये भी यहाँ पर भी जो फीमेल प्रोप्राइटरी एस्टेब्लिशमेंट है वो भी बढ़ा है, ठीक है। इसके बाद है परसेंटेज ऑफ इस्टेब्लिशमेंट यूजिंग इंटरनेट,
कितना ऐसा बिजनेस है जो कि इंटरनेट यूज कर रहा है, ये भी बढ़ा है। पहले कितना था 26.7%, अब कितना हो गया है 39.4%। ठीक है, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट का बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है, 6.18% से बढ़ा है। कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है 12.81 करोड़ रुपया, 881 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, और रुपया नहीं। कितना जॉब ऐड हुआ है 74.52 लाख। इसका मतलब देखो एम्प्लॉयमेंट कितना लोगों को मिला है। अभी टोटली जो है 12 करोड़ लोग एम्प्लॉयड है। कहां पर, ये 7.92 करोड़ इस्टेब्लिशमेंट जो दिख रहा है आपको, इतना सारा इस्टेब्लिशमेंट जो दिख रहा है, टोटल इस्टेब्लिशमेंट, इसमें कितना करोड़ लोग काम कर रहे हैं, 12 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, 12.81 करोड़। ठीक है, 12.81 करोड़ ये लोग जो है टोटल इस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं। न्यू जॉब कितना क्रिएट हुआ है पिछले साल से, 74.52 लाख न्यू जॉब क्रिएट हुआ है। ठीक है, वेजेस भी बढ़ा है, लोगों को जितना पैसा मिलता है वो पैसा भी बढ़ा है। कितना बढ़ा है 3.88% से बढ़ा है। ठीक है, जीवीए का बात करते हैं, तो जीवीए का भी ग्रोथ 10.87% बढ़ा है जीवीए का ग्रोथ। अब जीवीए में कौन सा सेक्टर ज्यादा ग्रोथ किया है, अदर सर्विसेज में 42% का जीवीए है, ट्रेड सेक्टर में 37% और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 21%। ठीक है, तो जीवीए जो ग्रोथ किया है, ठीक है, तो अभी कुछ जीवीए होगा, जितना भी जीवीए होगा उसमें कितना परसेंटेज किसका है, तो अदर सर्विसेज का 42% है, ट्रेड का 37% है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 21% है। जीवीए पर वर्कर अभी कितना है, तो कितना है 1,56,539 रुपया, ये है जीवीए पर वर्कर। ये भी बढ़ा है 4.54% बढ़ा है। ठीक है, अब हम लोग रीड कर लेते हैं ना। देखो, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर मस्ट बी रिलीज द रिजल्ट्स ऑफ एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइज फॉर 2025 फॉर द रेफरेंस पीरियड ऑफ जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025। ठीक है, इसमें बोला है टोटल नंबर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है वो बढ़ा है, 7.34 करोड़ था वो बढ़ करके 7.92 करोड़ हो गया है, और जो मैक्सिमम ग्रोथ है वो अदर सर्विसेज सेक्टर में दिखा है। ठीक है, फॉलोड बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड सेक्टर। ठीक है, इसके बाद ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो भी 10.87% से बढ़ा है। अदर सर्विसेज सेक्टर जो है उसका हाईएस्ट शेयर है जीवीए के अंदर 42%, फिर ट्रेड का है 37%, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर है 21%। जीवीए पर वर्कर कितना है 1,56,539 है। ठीक है, जो कि बढ़ा है, बढ़ा हुआ दिखा रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट कितना हुआ है, तो जितना भी टोटल एस्टेब्लिशमेंट है उसमें 12.81 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। नया जॉब जो है वो 74.52 लाख बना है। ठीक है, इसके बाद परसेंटेज ऑफ फीमेल ओन्ड प्रॉपर्टी एस्टेब्लिशमेंट भी बढ़ा है, 26.2% था पहले और अब 27% हो गया है। जो इमोल्यूमेंट है यानी कि जो वर्कर के लिए जितना हम लोग पेमेंट करते हैं, वर्कर का वेजेस, वो भी बढ़ा है, 3.88% से बढ़ा है। परसेंटेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट यूजिंग इंटरनेट, ये भी बढ़ा है, कितना हो गया 39.4% हो गया है इन 2025। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब कुछ मैंने एकदम सिंपल तरीके से बता दिया। इतना ही आपको याद करना है, इतना ही आपको समझना है, इतना ही आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ पर रीडिंग करने में कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कहाँ का बात कहाँ जुड़ रहा है ये समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैंने ये नोट्स बनाया है। ये नोट्स ना इजीली नहीं बनता है, ये नोट्स में मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसीलिए मुझे एक अच्छा कमेंट दो और अच्छा लाइक दो तो अच्छा लगेगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। जब आप लोग कुछ अच्छा कमेंट करते हो ना, तब लगता है कि यार कुछ काम किए, नहीं तो लगता है कुछ भी ऐसे ही कर दिए हैं। ऐसा लाइक और कमेंट अच्छा लगता है आपको। एनडीसी, अब एनडीसी क्या होता है यहाँ से समझते हैं, है ना, यहाँ से समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 पेज है, अभी पढ़ने जाएंगे फिर पगला जाएंगे, है ना। यहाँ से पढ़ते हैं ग्लोबल स्टॉक टेक क्या होता है, एनडीसी क्या होता है और एनडीसी का क्या टारगेट्स वगैरह है। ठीक है, तो ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है, देखो यहाँ पेरिस एग्रीमेंट में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करने वाला लक्ष्य सेट किया गया था। पेरिस एग्रीमेंट एक बार हुआ था जहां पर सारा देश आया था और बात कर रहा था कि क्लाइमेट चेंज को हम लोगों को संभालना होगा।
तो उसमें से जो भी ज्ञानी व्यक्ति था, एक दो ज्ञानी व्यक्ति बोला कि 2100 तक, अभी कितना चल रहा है, अभी 26 चल रहा है, 2026 में चल रहा है, तो ये जब 2021 से हो जाएगा तो 2100 में 2 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा ना, तो इंसान रहने लायक नहीं बचेगा, अकबका जाएगा, समझे, ग्लेशियर्स बह जाएगा, हम लोग डूब जाएंगे, ठीक है, जो कोस्टल एरिया है वो सब डूब जाएगा। जैसे मान लो आप कलकत्ता में रहते हो तो कलकत्ता डूब जाएगा, मुंबई में रहते हो मुंबई डूब जाएगा, ठीक है, यानी कि इतना पानी आ जाएगा, भर जाएगा, आदमी मर जाएगा अगर 2 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, और जो कि होने वाला है। तो पेरिस एग्रीमेंट में सब लोग मिलकर के एग्रीमेंट बनाया कि 2 डिग्री सेल्सियस नहीं होने देंगे, मैक्सिमम 1.5 डिग्री सेल्सियस ही होने देंगे। अब हम लोग ये टारगेट बना लिया है कि मैक्सिमम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने देंगे, क्योंकि वहां तक मैनेजेबल है, हम लोग मैनेज कर सकते हैं, तो वहां तक बढ़ने देंगे। तो इसीलिए पेरिस एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ। इसके बाद फिर सोचे कि 2100 होते होते हम लोग को ये टारगेट को अचीव करना है, तो अभी क्या करना है, अभी अपना मौज करो। तो फिर बाकी देश लोग बोला कि नहीं नहीं नहीं, अभी मौज नहीं कर सकते, ये टारगेट हम लोग तभी का बनाए हैं, लेकिन इसके लिए काम हम लोग को हर साल करना पड़ेगा, हर साल काम करना पड़ेगा, और हर देश को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा कि हर देश अपने 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 क्या बोलते हैं, अपने अपने जगह में और अपने अपने हिसाब से कुछ काम करना पड़ेगा, ताकि ये जो टेम्परेचर है ये अंडर कंट्रोल रहे, और गर्मी में हम लोग थोड़ा सा अच्छा रहे, खुश रहे, है ना। तो इसके लिए ये कहा गया। तो सब देश ने एग्रीमेंट बनाया और बोला कि हर 5 साल में हम लोग चेक करेंगे कि बाकी सारा देश क्या क्या करता है, ठीक है, और तुम लोग भी हर 5 साल में क्या क्या करोगे अपने लिए, वो सब भी तुम लोग टारगेट बनाते रहना, ठीक है। तो जब सब देश आया था ना, तो यूएनएफसीसी जो है, यूनाइटेड नेशन फेडरेशन फॉर क्लाइमेट चेंज, उन्होंने कहा कि हर 5 साल में एक ग्लोबल स्टॉक टेक होगा, ताकि हम लोग हर कंट्री का प्रोग्रेस देख सकेंगे, ठीक है, कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं इन लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ग्लोबल स्टॉक टेक जो होता है हर 5 साल में होता है। 2023 में फर्स्ट बार हुआ था, अब 2028 में होने वाला है, ठीक है। ये जो ग्लोबल स्टॉक टेक, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग इवेल्युएट करते हैं कि कोई भी देश मिटिगेशन कैसा कर रहा है, एडेप्टेशन कैसा कर रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए फाइनेंस कितना कर रहा है, ठीक है, ये सब हम लोग करते हैं, ये 3 चीज करते हैं। ओके, ऑडियो आ रहा है कि नहीं, ठीक आ रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ। ये करते हैं ग्लोबल स्टॉक टेक। एनडीसी क्या होता है, हर कंट्री अपना लिए भी टारगेट बनाता है, क्योंकि हर 5 साल में तो ग्लोबल स्टॉक टेक में जाकर के अपना रिपोर्ट देना पड़ेगा हर कंट्री को। तो हर कंट्री बोल रहा है कि जब हमको देना ही पड़ेगा तो हम लोग अपने अंदर में भी कुछ टारगेट बना लेते हैं, है ना। तो एनडीसी होता है अपने कंट्री का अपना टारगेट, कंट्री भी अपना टारगेट खुद बनाता है, ठीक है, और ये टारगेट हर 5 साल में जमा भी होता है। तो इंडिया का एनडीसी जो है वो अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इंडिया ने जो टारगेट बनाया है एनडीसी 2031 से 35, ये चीज यहाँ पर क्या बोलते हैं, आपको दिख रहा है, हमको दिख रहा है, और हम लोग पढ़ने वाले हैं एनडीसी, ठीक है। एनडीसी का मतलब होता है नेशनल डिटरमाइनेबल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक टारगेट बनाए हैं, ये भी हर 5 साल में सबमिट होता है। इस टारगेट में हम लोग क्या क्या टारगेट बनाए हैं, और अब तक हम लोग जो टारगेट बनाए तो वो पूरा भी हुआ कि नहीं हुआ, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है आपको। चलो यहाँ पढ़ते हैं। एमिशन टारगेट, 3 चीज का बात हो रहा है यहाँ पर। एक एमिशन टारगेट, एमिशन इंटेंसिटी का बात हो रहा है, नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी का बात हो रहा है, और कार्बन सिंक का बात हो रहा है। एमिशन इंटेंसिटी का मतलब कि पर यूनिट ऑफ जीडीपी हम लोग कितना पोल्यूशन करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एमिशन इंटेंसिटी, ठीक है। इसके बाद फिर नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी क्या होता है, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी में कितना पार्ट क्लीन सोर्स का है, ठीक है। और कार्बन सिंक का मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग कितना फॉरेस्ट, ट्रीज, सॉइल, ये सब पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर बात हो रहा है। तो अर्लियर टारगेट कितना था वो हम लोग एक कॉलम में दिए हैं, अभी तक हम लोग अचीव कितना कर लिए हैं वो दूसरा कॉलम में है, और हम लोग का टारगेट बना है 2035 तक, ये हम लोग तीसरा कॉलम में रखे हैं, ठीक है। तो
पर जीडीपी हम लोग कितना पॉल्यूशन करेंगे, इसको बोलते हैं एमिशन इंटेंसिटी। तो एमिशन इंटेंसिटी को हम लोग को कम करना था। हम लोग ने टारगेट बनाया था कि 33-35% हम लोग कम कर देंगे बाय 2030, लेकिन हम लोग ज़्यादा कम कर दिए, हम 36% कम कर दिए हैं। 2005 से लेकर 2020 तक में हम लोग 36% जो है एमिशन इंटेंसिटी कम कर दी है। अब हम लोग टारगेट बनाएंगे 47% कम कर देंगे। ठीक है, ये नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है, मतलब कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का कितना पार्ट हम लोग क्लीन सोर्स से लेते हैं। तो पहले 40% हम लोग लेते थे, मतलब ये टारगेट था कि 40% हम लोग लेंगे बाय 2030। तो हम लोग 2026 के अर्ली स्टेज में ही इसको अचीव कर लिए हैं, 52.5% हम लोग अचीव कर लिए हैं। तो अब हम लोग जो टारगेट बनाए हैं वो 60%, यानी 60% का अब हम लोग टारगेट है बाय 2035। कार्बन सिंक जो है, कार्बन सिंक में अभी हम लोग 2.29 बिलियन टन जो है वो CO2 इक्विवेलेंट को हम लोग अब्जॉर्व करने के लिए उतना पेड़ पौधा हम लोग बना दिए हैं। इसको हम लोग न्यू टारगेट बनाए हैं कि इतना पेड़ पौधा हम लोग बना दें कि 3.5 से लेके 4 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट को हम लोग अब्जॉर्व कर लें। ठीक है, तो ये टारगेट है, अर्लियर टारगेट था, अचीवमेंट था। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आना चाहिए, बाद में हम लोग रिवीजन करेंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए। समझ में तो आया? रीड करते हैं ना, रीड करते हैं। गर्मी का दिन चल रहा है ना यार, बहुत गर्मी गर्मी आ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एनडीसी, एनडीसी क्या है? दीज आर वॉलंटरी क्लाइमेट एक्शन प्लान सबमिटेड बाय कंट्रीज अंडर द पेरिस एग्रीमेंट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस टू अडेप्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, it outlines how a country plans to reduce greenhouse gas emissions to help meet the global goal of limiting temperature rise to 1.5 degrees Celsius. NDCs are submitted every 5 years to UNFCCC Secretariat. ठीक है, Paris Agreement provides that successive NDCs will represent a progression. First round of NDC was submitted in 2015, followed by the updates. The next round focusing on targets up to 2035 is due in 2025. ठीक है, NDC 2031-35 अर्लियर टारगेट क्या है, अचीवमेंट क्या है, न्यू टारगेट क्या है, अभी हम लोग देख लिए, है ना। इसके बाद देखो, हम लोग क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए काफ़ी काम करने वाले हैं, जैसे कि मैनग्रोव रिस्टोरेशन करेंगे, कोस्टल रेगुलेशन करेंगे, क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएंगे, अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाएंगे साइक्लोन के लिए, स्टॉर्म के लिए। अब ग्लोबल स्टॉकटेक क्या होता है? ग्लोबल स्टॉकटेक एक पीरियडिक रिव्यू मैकेनिज्म है इस्टेब्लिश अंडर पेरिस एग्रीमेंट। इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? ये हर 5 साल में होता है। पहला स्टॉकटेक COP28 में हुआ था 2023 के एंड में। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू असेस इंडिविजुअल कंट्रीज एफर्ट्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इसका क्या रोल है? इट गाइडेड इंडियाज एनडीसी फॉर 2031-2035। द गवर्नमेंट हैज कंसिडर्ड द आउटकम्स ऑफ फर्स्ट ग्लोबल। ओके, आगे बढ़े। अब देखते हैं आरसीएस मॉडिफाइड उड़ान। ठीक है, आरसीएस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, समझते हैं अब इसको, है ना। तो 2016 में ये लॉन्च हुआ था, ये स्कीम जो है 2016 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, फॉर अफोर्डेबल एयर ट्रैवल। ठीक है, फॉर Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज। क्या है ना, ये उड़ान स्कीम जब आया था तब हम लोग चाहते थे कि जहाँ जहाँ पर एयरपोर्ट नहीं है वहाँ वहाँ पर एयरपोर्ट भी आए, और जहाँ जहाँ पर लोग कभी भी एरोप्लेन में सफ़र नहीं किए हैं वो लोग भी एरोप्लेन में सफ़र करें। सिर्फ मेट्रो सिटीज़ कनेक्टेड ना हो, रीजनल सिटीज़ भी कनेक्टेड हो। जैसे कि मैं अभी झारखंड में रहता हूँ, दुमका में रहता हूँ। दुमका का एयरपोर्ट में कोई भी कमर्शियल एयरलाइन नहीं है, एयरपोर्ट ही नहीं, एयरपोर्ट है लेकिन वहाँ पर कुछ चलता नहीं है। तो ये जो छोटा शहर है यहाँ पर एयरपोर्ट का सुविधा है नहीं। जो यहाँ के लोग हैं उनको कोलकाता जाना पड़ता है, रांची जाना पड़ता है एयरपोर्ट का सुविधा लेने के लिए, देवघर जाना पड़ता है, लेकिन दुमका में नहीं मिल पाता है। तो ये जो स्कीम है ये कहता है कि Tier 2 सिटीज़ और Tier 3 सिटीज़ में भी रीजनल कनेक्टिविटी होना चाहिए, एरोप्लेन का सुविधा होना चाहिए, एयर ट्रैवल का सुविधा होना चाहिए। इसीलिए ये स्कीम आया था। इस स्कीम के अंदर ना हम लोग क्या कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर भी हल्का फुल्का एयरपोर्ट बना हुआ है, जैसे दुमका में एयरपोर्ट तो बना हुआ है लेकिन अच्छा से नहीं बना हुआ है, तो वैसा एयरपोर्ट को इस स्कीम के अंदर अच्छा बना देंगे, वहाँ से एयर ट्रैवल स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, ताकि Tier 2 सिटीज़ Tier 3 सिटीज़ में भी अफोर्डेबल एयर ट्रैवल हो सके। ठीक है, उड़ान का फुल फॉर्म ही है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक।
लेकिन अभी क्या हो रहा है, उड़ नहीं पा रहा है देश का अकेला नागरिक। तो इसीलिए बनाया है ये। तो इसका भी अपडेट किया गया है फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। ठीक है, तो इनिशियली ये 2016 में आया था फॉर अफोर्डेबल एयर ट्रैवल इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज। अभी अपडेट कर दिया गया है फॉर FY 27 to 36, यानी कि अगले 10 साल के लिए। अब हम लोग इसमें सारा का सारा इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सिर्फ एयरपोर्ट नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एयरपोर्ट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तो बना ही रहे हैं, एयरपोर्ट का ऑपरेशन के लिए भी हेल्प कर रहे हैं, यानी कि एयरपोर्ट को मेंटेन करने के लिए और वहाँ पर ऑपरेट करने के लिए कुछ कॉस्ट लग रहा है, तो वो कॉस्ट भी देगा इस स्कीम के अंदर सरकार। उसके बाद कोई एयरलाइन वहाँ आना नहीं चाहता है क्योंकि उसको प्रॉफिट नहीं होता है, तो सरकार बोल रहा है कि थोड़ा सा हम भी आपको फंड देंगे ताकि आपका प्रॉफिट में प्रॉब्लम ना आए और हमारा जो लोग हैं उनको भी बेनिफिट पहुंच सके, इसीलिए ये स्कीम को लाया गया है। ठीक है, इसमें 5 सब कॉम्पोनेंट है, वो कॉम्पोनेंट एक देखते हैं। पहला है डेवलपमेंट ऑफ एरोड्रोम। ठीक है, थोड़ा सा इसको ना जूम करते हैं ताकि आप देख पाओ, कॉम्पोनेंट को जूम करते हैं। दिख पा रहा है आपको कॉम्पोनेंट? दिख पा रहा होगा। ठीक है, तो पहला है डेवलपमेंट ऑफ एरोड्रोम्स। एरोड्रोम हम लोग बनाना चाहते हैं, तो आप देखे होंगे कि कहीं कहीं पर, जैसे दुमका में ही अगर अब बोला जाए, दुमका में देखा जाए तो एयर स्ट्रिप बना हुआ है, मतलब जहां पर लैंडिंग होगा या जहां से टेक ऑफ होगा वो एयर स्ट्रिप बना हुआ है, लेकिन अच्छे से नहीं बना हुआ है। तो उस तरह का जो भी एरोड्रोम है उनको हम लोग डेवलप करेंगे। तो डेवलप 100 एयरपोर्ट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग एयर स्ट्रिप्स, अनसर्व्ड एयर स्ट्रिप्स। ठीक है, उसको हम लोग करेंगे। इसके लिए अगले 8 सालों में 12,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला। दूसरा है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ऑपरेशन और मेंटेनेंस का सपोर्ट भी दिया जाएगा 3 साल के लिए। उसके लिए कितना आउटले रखा गया है? 2577 करोड़। इसमें से हर एयरपोर्ट को 3.06 करोड़ पर एनम मिलेगा, और जहां पर हेलीपैड रहता है या फिर वाटर ड्रोम है तो वहां पर 0.9 करोड़ पर एनम मिलेगा। अब हेलीपैड का मतलब जहां हेलीकॉप्टर उतरता है, ठीक है, और वाटर ड्रोम का मतलब कि जहां पर पानी में एरोप्लेन उतरता है। आप बोलोगे पानी में कौन एरोप्लेन उतरता है? तो पानी में भी एरोप्लेन उतरता है, एक दो एरोप्लेन ऐसा होता है स्पेशल तरीके का जो कि पानी में ही लैंड करता है। तो उन सब के लिए या फिर हेलीपैड के लिए हर हेलीपैड या फिर वाटर ड्रोम के लिए 0.96 करोड़ पर एनम मिलेगा, 0.9 करोड़, और पर एयरपोर्ट के लिए मिलेगा 3.06 करोड़। ठीक है, ये हो गया। तो ये भी हो गया, मतलब ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए भी जो भी खर्चा है वो भी सरकार दे रहा है, डेवलपमेंट के लिए भी दे रहा है पैसा, ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए भी दे रहा है, मॉडर्न हेलीपैड बनाने के लिए भी पैसा दे रहा है। तो 200 मॉडर्न हेलीपैड बनाना जा रहा है, उसके लिए सरकार 15 करोड़ रुपया साइड में रखा हुआ है। और ये जो हेलीपैड है ये डिफिकल्ट एरिया में, रिमोट लोकेशन पे बनेगा। क्या होता है ना, कभी कभी जो मान लो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर का सुविधा नहीं है, लेकिन इमरजेंसी तो वहाँ पर भी होता है। हाँ, जैसे मान लो कि कुछ अटैक हो गया, ठीक है, या फिर मान लो वहाँ पर टेररिस्ट अटैक हो गया कोई पहाड़ में, या फिर मान लो कि पहाड़ हिलने लग गया, तो वहाँ पर मॉडर्न हेलीपैड ही नहीं है, तो वहाँ से इमरजेंसी में कोई आ ही नहीं सकता है। तो उसके लिए जो है मॉडर्न हेलीपैड बनाना जा रहा है, 15 करोड़ रुपया उसके लिए रखा गया है, ताकि डिफिकल्ट एरियाज में, रिमोट लोकेशन में 200 मॉडर्न हेलीपैड बने। इसके लिए अगले 8 साल में इतना करोड़ रुपया खर्चा होगा। ठीक है, इसके बाद VGF फंडिंग भी दिया जा रहा है। बहुत सारा जो कमर्शियल एयरलाइन होता है ना, वो आता नहीं है काम करने, जैसे इंडिगो है, ठीक है, दुमका में इंडिगो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि दुमका में हमको उतना डिमांड नहीं मिलेगा जितना मिल सकता है, तो हम तो प्रॉफिट में रहेंगे ही नहीं, क्योंकि जो भी एरोप्लेन उड़ता है उसको खर्चा लगता है भाई, उसमें फ्यूल का खर्चा लगता है। और अगर मान लो कि ऑडियंस ही नहीं रहा, ऑडियंस बोलते हैं, अगर मान लो क्लाइंट ही नहीं रहा, कस्टमर ही नहीं रहा, तो वो तो कॉस्ट ही रिकवर नहीं कर पाएगा, तो लॉस में रहेगा। तो दुमका में क्यों खोलेगा? कहीं और भी छोटा छोटा सिटीज में खोलेगा क्यों? तो सरकार बोल रहा है कि प्रॉफिट का दिक्कत होता है, तो प्रॉफिट हम लोग शेयर कर देंगे, मतलब कुछ प्रॉफिट आपको दे देंगे, वायबिलिटी गैप फंडिंग कर देंगे। ठीक है, तो अगले 10 साल के लिए 10,000 करोड़ रुपया उसमें रखा है। आत्मनिर्भर भारत एक्विजिशन, ये 5वां है। इसमें क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है ये इंडिया मेड एयरक्राफ्ट खरीद रहा है ताकि रिमोट और डिफिकल्ट एरियाज में ये दे सके। तो पवन हंस एक कंपनी का नाम है,
सरकार का ही शायद कंपनी है या शायद। तो पवन हंस के लिए 2 HAL ध्रुव एयरक्राफ्ट खरीद रहा है और अलायंस एयर के लिए 2 HAL डोर्नियर एयरक्राफ्ट खरीद रहा है। ठीक है, समझ लिए। अब इसको ही हम लोग यहाँ पर रीड करते हैं। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर 15 करोड़ ईच भी होना चाहिए, 15 करोड़ ईच, यानी 200 के लिए 15-15 का दे रहे हैं, मतलब हर एक के लिए 15 करोड़ करके दे रहे हैं ताकि वो लोग हेलीपैड बना सके, और टोटल 3661 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ठीक है, इसको आप ठीक कर लो। ठीक है, तो मॉडिफाइड उड़ान, इसको देख लेते हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है द लॉन्च एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम मॉडिफाइड उड़ान फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, ओरिजिनल उड़ान स्कीम जो है वो 2016 में आया था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग एयर ट्रैवल अफोर्डेबल एंड स्ट्रेंथनिंग कनेक्टिविटी टू टीयर 2 टीयर 3 सिटीज। ठीक है, इसके अंदर कंपोनेंट्स का क्या क्या स्कीम का क्या क्या कंपोनेंट है, तो 5 कंपोनेंट है, सारा देख चुके हैं हम लोग। डेवलपमेंट ऑफ एरोड्रोम्स, ये प्रपोज किया गया है कि 100 एयरपोर्ट बनाया जाएगा फ्रॉम एग्जिस्टिंग अनसर्व्ड एयर स्ट्रिप्स टू इनहेंस रीजनल कनेक्टिविटी। ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए भी अगले 3 साल तक के लिए ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट का सपोर्ट दिया जाएगा, उसके लिए कुछ आउटले भी सेट किया गया है। द सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड बिकॉज ऑफ हाई रिकरिंग ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट एंड लिमिटेड रेवेन्यू स्ट्रीम्स। ठीक है, इसके बाद मॉडर्न हेलीपैड्स का भी डेवलपमेंट होगा, 15 करोड़ रुपया करके मिलेगा 200 मॉडर्न हेलीपैड बनाने के लिए, ताकि जो भी हिली एरियाज है, रिमोट एरियाज है, आइलैंड या फिर एस्पिरेशनल रीजन है, वहाँ तक भी मॉडर्न हेलीपैड भी पहुँचे। इसके बाद चौथा है वायबिलिटी गैप फंडिंग। अंडर द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरलाइन ऑपरेटर्स रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ VGF फॉर ऑपरेटिंग अवॉर्डेड रूट्स। ठीक है, एयरलाइंस विल रिसीव फंडिंग सपोर्ट फॉर 5 ईयर्स विद अ टेपर्ड फंडिंग मैकेनिज्म फ्रॉम द 3rd ईयर ऑनवर्ड्स। आत्मनिर्भर भारत एक्विजिशन में क्या है, द स्कीम प्रपोजेस टू प्रोक्योर 2 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर्स फॉर पवन हंस एंड 2 HAL डोर्नियर एयरक्राफ्ट फॉर अलायंस एयर। इट हैज बीन प्रपोज्ड फॉर एड्रेसिंग द शॉर्टेज ऑफ स्मॉल फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशंस इन रिमोट एंड डिफिकल्ट टेरेन्स। ठीक है, ये भी हम लोग समझ लिए। आगे देखते हैं नेशनल AI स्किलिंग इनिशिएटिव। अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है वो 3 इनिशिएटिव लेकर के आया है। पहला इनिशिएटिव है नेशनल AI स्किलिंग इनिशिएटिव। ठीक है, दूसरा है माई वेब्स, तीसरा है एडवांस्ड इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर्स इन टीवी। ठीक है, देखो नेशनल AI स्किलिंग इनिशिएटिव क्या है, जो भी वीडियो एडिटर्स हैं, एनिमेटर्स हैं, गेमर्स हैं या कंटेंट क्रिएटर है, उन लोगों को हम लोग ट्रेन करने हैं AI के बारे में, कि AI कैसे कैसे काम कर रहा है, AI क्या क्या काम कर रहा है, ये सब के बारे में ट्रेन करने के लिए 15,000 लोगों को हम लोग चुने हैं, जैसे कि वीडियो एडिटर्स, एनिमेटर्स, गेमर्स, कंटेंट क्रिएटर, इन लोग को हम लोग ट्रेन करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है यूट्यूब और गूगल, इन लोग दोनों की मदद से होगा। ठीक है, यूट्यूब और गूगल के मदद से हम लोग 15,000 लोगों को सिखाएंगे। ये जो इनिशिएटिव है 2 फेज में होने वाला है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में फाउंडेशनल कोर्सेस होगा, यानी कि बेसिक बताएंगे और सर्टिफिकेट भी मिलेगा गूगल के थ्रू। इसके बाद फेज 2 में हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट होगा, मतलब कि प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे या करके सिखाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया नेशनल AI स्किलिंग इनिशिएटिव। दूसरा क्या है, माई वेब्स। ठीक है, माई वेब्स क्या है, गवर्नमेंट का ना एक वेब्स OTT है। ठीक है, वेब्स OTT, तो वेब्स OTT के अंदर ही माई वेब्स करके एक ऑप्शन आ गया है, वहां पर आप वीडियोस को पोस्ट कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, जस्ट लाइक यूट्यूब के जैसा वो भी आप काम वहां पर कर सकते हो। ठीक है, वो है माई वेब्स। इसके बाद है एडवांस्ड बिल्ड इन सैटेलाइट ट्यूनर्स एंड टीवी। अभी टीवी में ना सेट टॉप बॉक्स आपको लगाना पड़ता है, लेकिन सरकार बोल रहा है कि अब नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि टीवी के अंदर ही हम लोग एक इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर लगा देंगे कि वो अपने आप सैटेलाइट से खींच लेगा और सारा आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। तो आपको अलग से सेट टॉप बॉक्स लगाने का दरकार ही नहीं पड़ेगा। ये इनिशिएटिव है, किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज लॉन्च्ड 3 इनिशिएटिव्स टू स्ट्रेंथन इंडियाज मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल सेक्टर टू प्रमोट क्रिएटिव इकोनॉमी। तो 3 को क्या है, एक है नेशनल AI स्किलिंग इनिशिएटिव, दूसरा है माई वेब्स सिटीजन क्रिएटर प्लेटफॉर्म, और तीसरा है एडवांस्ड इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर इन टेलीविजन। तो नेशनल AI स्किलिंग इनिशिएटिव में हम लोग 15,000 पार्टिसिपेंट्स को ट्रेन करेंगे
किस किस एरियाज में, जैसे कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड मीडिया टेक्नोलॉजी। इसमें इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर कौन है? गूगल है और यूट्यूब है। 2 फेज में होगा, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में हम लोग फाउंडेशनल एआई लर्निंग कराएंगे थ्रू गूगल करियर सर्टिफिकेट्स एंड गूगल क्लाउड जनरेटिव एआई लर्निंग पाथ। और फिर हम लोग फेज 2 के अंदर एडवांस हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड स्पेशलाइजेशन करवाएंगे। दूसरा है माई वेब्स सिटीजन क्रिएटर प्लेटफॉर्म। इसको लाया गया है ताकि सिटीजन जो है वो कंटेंट को अपलोड कर सके, क्रिएट कर सके और शेयर भी कर सके। फिर एडवांस इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर आ रहा है टेलीविजन के अंदर, ठीक है। व्यूअर्स विल बी एबल टू वॉच डीडी फ्री डिश चैनल्स डायरेक्टली ऑन द टेलीविजन विदाउट द नीड अ सेपरेट सेट टॉप बॉक्स। ओके, आगे बढ़े। अब देखते हैं नशा मुक्त विद्यालय। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है ना, वो 3 साल का एक्शन प्लान लेकर के आया है ताकि एक नशा मुक्त विद्यालय हो सके। ये नशा मुक्त विद्यालय का मतलब जानते हैं? विद्यालय के 500 मीटर का रेंज में कोई भी दारू, गुटखा, सिगरेट ना बिकना चाहिए और ना लोग कंज्यूम करना चाहिए। और अगर कोई खरीद रहा है, खा रहा है, फेंक रहा है, तो उस केस में इनका रिपोर्ट जाएगा डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट नोडल ऑफिसर को, ठीक है, ताकि नशा मुक्त विद्यालय हो। एक रेंज तक विद्यालय में तो एटलीस्ट, विद्यालय के अगल बगल में तो एटलीस्ट ड्रग फ्री जोन होना चाहिए। तो इसके लिए ये स्कीम है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अगले 3 साल के लिए एक्शन प्लान लेकर के आया है और कहा है कि विद इन 500 मीटर रेडियस ऑफ द स्कूल उसको हम लोग ड्रग फ्री जोन कहेंगे। अगर कोई भी वायलेशन होता है तो उसको रिपोर्ट किया जाएगा बाय स्कूल हेड और नोडल टीचर टू लोकल अथॉरिटीज, ठीक है। स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट भी हर जगह में स्टेट और नोडल ऑफिसर डेजिग्नेट करके रखेगा जो कि ये सब चीज़ों को संभालेगा, जितना भी कंसर्न है इसको संभालेगा। गवर्नमेंट जो है बुक्स में, क्लासेस में प्रिवेंटिव एजुकेशन देने वाला है, यानी बताएगा कि ड्रग क्यों खराब होता है, ड्रग मुक्त क्या करना चाहिए, ये सब बात करेगा। टीचर को भी ट्रेनिंग कराएगा, स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट कराएगा, साइनेज बोर्ड बनवाएगा, पोस्टर बनवाएगा, कैंपेन सेट करवाएगा, है ना, ये सब करवाएगा। ये है नशा मुक्त विद्यालय अभियान, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज इशूड 3 एक्शन प्लान फॉर नशा मुक्त विद्यालय अंडर नशा मुक्त भारत अभियान। अबाउट द एक्शन प्लान हैज बीन इशूड विद द लाइन इन लाइन विद द डायरेक्शन इशूड बाय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर मीटिंग, ठीक है। ड्रग फ्री जोन एरिया विद इन 500 मीटर रेडियस ऑफ स्कूल्स हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ड्रग फ्री जोन। इट हैज बीन मैंडेटेड दैट एनी वायलेशंस शैल बी रिपोर्टेड बाय स्कूल हेड और नोडल टीचर टू द कंसर्न लोकल अथॉरिटीज, ठीक है। ये हर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में एप्लीकेबल होगा और हर गवर्नमेंट स्कूल और हर प्राइवेट स्कूल में ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अवेयरनेस के लिए भी बहुत सारा काम होगा, जैसे कि प्रिवेंटिव एजुकेशन दिया जाएगा, ठीक है। साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग कराया जाएगा टीचर्स का, स्कूल हेड का, ठीक है। एक्टिव इंगेजमेंट कराया जाएगा स्टूडेंट्स का थ्रू पीयर लेड इनिशिएटिव, ठीक है। उसके बाद फिर पोस्टर, साइनेज बोर्ड, ये सब भी काम करा जाएगा, ठीक है। इसके बाद है स्वायान प्रोजेक्ट। स्वायान का मतलब क्या होता है? स्व का मतलब होता है खुद, ठीक है। एक होता है ना अभिमान, फिर होता है स्वाभिमान, फिर और क्या क्या होता है? एक होता है रूप, तो एक होता है स्वरूप, है ना। एक होता है इच्छा। इच्छा मतलब कि कोई इच्छा कर रहा है, स्व इच्छा यानी अपना इच्छा। तो यान, यान का मतलब क्या होता है? जो उड़ता है ना, या जो चलता है, मशीन। तो मशीन और स्व मशीन यानी अपना मशीन, तो स्वयान, ठीक है। ये इसका प्रोजेक्ट का नाम है स्वयान। इसमें क्या हो रहा है, जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है जैसे कि ड्रोन है, तो ड्रोन को सिखाना है लोगों को, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में ड्रोन का बहुत इस्तेमाल होगा। देखो, एक तो ड्रोन इस्तेमाल होता है, मिलिट्री में भी इस्तेमाल होता है, आगे जाकर के डिलीवरी सिस्टम में भी ड्रोन का ही इस्तेमाल होगा। ड्रोन से बहुत सारा काम होने वाला है ना। तो वो ड्रोन अभी तो लोग जानते ही नहीं है ड्रोन चलाने के लिए, तो अभी हम लोग स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज़ को, रिसर्चर्स को, प्रोफेशनल्स को, इन लोगों को सिखाएंगे कि ड्रोन क्या होता है, ड्रोन के अंदर मैकेनिज्म क्या है, ड्रोन किस तरह से काम करता है, ठीक है। और ड्रोन को आप कैसे डेवलप कर सकते हो, ड्रोन को कैसे यूज़ कर सकते हो, ड्रोन कहाँ कहाँ पर यूज़ हो सकता है। आपके पास जानकारी होगा तो आप अलग से स्टार्टअप खोल देंगे, तो हम लोग का बेनिफिट हो जाएगा। इसीलिए
सरकार चाहता है कि जानकारी मिले इसके बारे में, ड्रोन के बारे में। ड्रोन को हम लोग बोलते हैं अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, यानी एयरक्राफ्ट तो है लेकिन वहाँ कोई मैन नहीं बैठा हुआ, कोई वुमेन नहीं बैठी हुई है, अपने आप चल रहा है, रिमोट से चल रहा है। तो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम का के लिए हम लोग ट्रेन करेंगे स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज़ को, रिसर्चर्स को और प्रोफेशनल्स को। 5 एरिया में हम लोग ट्रेन करेंगे। ये 5 एरिया कौन कौन सा है? ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक्स, के ड्रोन के अंदर में तार वार कैसे चलता है। जीएनसी, गाइडेंस नेविगेशन कंट्रोल का एल्गोरिदम क्या है। एरो मैकेनिक्स, हवा में वो किस तरह से मूव करता है। ड्रोन एप्लीकेशन, ड्रोन से आप क्या क्या कर सकते हो, डिलीवरी कर सकते हो, एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हो, है ना, मिलिट्री में यूज़ कर सकते हो, और एलाइड टेक। ड्रोन के साथ साथ अगल बगल में और कौन कौन सा टेक्नोलॉजी है जो कि ड्रोन के जैसा ही काम करता है। ये सब चीज़ सिखाएगा कौन? क्योंकि मैक्सिमम लोग तो जानते ही नहीं है। फैकल्टीज़ को, स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को, प्रोफेशनल्स को सिखाएगा कौन? सिखाएगा हम लोग जो इसको लर्निंग्स देंगे थ्रू 30 प्रीमियर इंस्टीट्यूट के थ्रू लर्निंग देंगे, जैसे कि IIT, NIT, IIIT, ये लोग देगा। और इम्प्लीमेंटेशन होगा हब एंड स्पोक मॉडल में। जैसे मतलब कि IIT, NIT लोग क्या करेगा, कुछ लोगों को सिखाएगा, ठीक है, और वो आगे लोगों को सिखाएंगे। इसको बोलते हैं हम लोग हब एंड स्पोक मॉडल, ठीक है। साइकिल में देखें आप, साइकिल में एक हब होता है और बहुत सारा स्पोक होता है साइकिल के चक्का में। साइकिल से आया वही साइकिल से गया, रांची से राउरकेला, वो गाना आप सुने हैं? ये हमारे बचपन में पूरा गाना बजता था जब मैं बचपन में सुनता था। बचपन तो नहीं, थोड़ा सा बड़ा हो गया था, सुनता था। साइकिल से आया सनम, साइकिल से रे, रांची से राउरकेला तेरे लिए, ठीक है। एक ये गाना था। और दूसरा गाना तो बचपन में मैं पूरा गाता था, पूरा मेरा मजाक उड़ाता था सब कोई, लेकिन वो गाना मैंने बोलूँगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो गाना था 18 साल हो ही गलत रही। लेकिन अभी तो हम लोग बहुत बड़े हो गए, 18 साल तो एक ज़माना हुआ करते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं, गवर्नमेंट ने कुछ बोरोइंग प्लान बताया है। बोरोइंग प्लान का मतलब कि कितना वो बोरो करेगा, ठीक है। सरकार फाइनेंशियल ईयर 27 में, यानी कि आगे आने वाला फाइनेंशियल ईयर में पहला हाफ में कितना बोरोइंग करने वाला है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। वो इन्फॉर्मेशन को हम लोग को भी ले लेना है, मजे मजे। चलो देखते हैं इसको, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद RBI फाइनलाइज इट्स बोरोइंग प्रोग्राम फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ FY27। यहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ है भाई, यहाँ से समझते हैं। गवर्नमेंट का बोरोइंग प्लान, गवर्नमेंट क्या क्या कर रहा है। एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग करेगा, एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग करेगा, एक कंटिजेंसी सपोर्ट लेगा, ठीक है, ठीक है। एक एक करके आप देखते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो लेने वाला है सरकार, वो देखते हैं। तो FY27 का फर्स्ट हाफ का बात हो रहा है ना, और गवर्नमेंट का बोरोइंग प्लान का बात हो रहा है। गवर्नमेंट जो पैसा उठाने वाला है उसका बात हो रहा है। तो वो 3 तरीके से उठा रहा है। पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लंबे समय के लिए बोरोइंग उठाएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट समय के लिए पैसा उठाएगा। कंटिजेंसी सपोर्ट, एमरजेंसी में पैसा लेगा, ठीक है। एमरजेंसी में जो पैसा लेता है RBI से सरकार, उसको हम लोग बोलते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस, WMA, है ना। क्वेश्चन पूछा है ये वाला। इसके बाद आप देखो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है, यहाँ पर डेटर सिक्योरिटीज रहेगा, यानी कि कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे करके, कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड दे करके पैसा उठाएगा। तो कितना पैसा उठाएगा? 8.2 LC। जब भी मैं LC बोलता हूँ उसका मतलब होता है लाख करोड़, ठीक है। जब भी मैं KC बोलता हूँ उसका मतलब होता है 1000 करोड़, है ना। के जब भी आप सुने होंगे तो 15K यानी 15,000, 10K 10,000, 9K यानी कि 9,000, ठीक है। अभी मेरा 9,000 सब्सक्राइबर ही है, 10,000 कब होगा मेरा 10,000, ठीक है। तो वही है, समझ लिया आपने। तो LC मतलब लाख करोड़ और KC मतलब 1000 करोड़। तो डेटर सिक्योरिटीज गवर्नमेंट बॉन्ड से सरकार कितना पैसा उठाने वाला है? 8.2 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। और ग्रीन, उसमें से जो ग्रीन बॉन्ड से पैसा उठाएगा वो कितना उठाएगा? ग्रीन बॉन्ड से उठाएगा 15,000 करोड़ रुपया, ठीक है। यानी कि टोटल गवर्नमेंट बॉन्ड से 8.2 लाख करोड़ रुपया, और सारा गवर्नमेंट बॉन्ड में से कुछ जो होगा वो ग्रीन बॉन्ड होगा। वो ग्रीन बॉन्ड जो है वो 15,000 करोड़ रुपया, ठीक है। अब अलग अलग मैच्योरिटी पे लोन उठाएगा। तो 3 साल का कोई गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करेगा, 5 साल का कोई गवर्नमेंट बॉन्ड इशू होगा, 7 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 30 साल का, 40 साल का और 50 साल का, यानी इतना टेन्योर का वो
गवर्नमेंट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिलीज करेगा, उसके बदले में पैसा उठाएगा। तो कितना परसेंटेज वो 3 ईयर का गवर्नमेंट बॉन्ड से उठाने वाला है? 8.1%। वो कितना परसेंटेज पैसा 5 ईयर का बॉन्ड से उठाने वाला है? 15.4%। वो कितना परसेंटेज पैसा 7 ईयर का बॉन्ड से उठाने वाला है? 8.1%। वो कितना परसेंटेज पैसा 10 ईयर का बॉन्ड से उठाने वाला है? 29%। इसी हिसाब से यहाँ पर शेयर ऑफ टोटल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा पैसा वो किससे उठा रहा है। तो ये वाला देख लो, 29% का पैसा वो 10 ईयर का बॉन्ड से उठाने वाला है, ये देख लो। और दूसरा कौन सा देख सकते हैं, इसके बाद 15%, 5 साल वाला से 15.4% पैसा उठाने वाला है सरकार, ठीक है। ये दोनों चीज याद रखो और बाकी रीड कर लो, है ना। 26 वीकली ऑक्शन से पैसा उठाया जाएगा। ये तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग का बात करते हैं। तो शॉर्ट टर्म में ट्रेजरी बिल इशू करता है और उसके बदले में पैसा उठाता है सरकार। तो Q1 में 24,000 करोड़ रुपया ट्रेजरी बिल के थ्रू उठाएगा पैसा सरकार। अब ट्रेजरी बिल भी अलग अलग मैच्योरिटी का होता है। एक 91 डे का ट्रेजरी बिल होता है, एक 182 डेज का ट्रेजरी बिल होता है, एक 364 डेज का ट्रेजरी बिल होता है। तो 91 डेज में वो 12,000 करोड़ रुपया उठाएगा, 182 डेज वाला ट्रेजरी बिल से 6,000 करोड़ रुपया उठाएगा और 364 डेज वाला से 6,000 करोड़ उठाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद कंटिजेंसी सपोर्ट आरबीआई से लेता है, तो उसका लिमिट रखा है कि 2.5 लाख करोड़ रुपया, कि अगर हमको जरूरत पड़ गया तो हम आरबीआई से मैक्सिमम 2.5 लाख करोड़ रुपया ले सकते हैं फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ FY27, ठीक है। इसके बाद ग्रीन शू ऑप्शन भी होता है, ठीक है। ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है कि जैसे यहाँ पर प्लान आपको बता दिया है, अब कभी जरूरत पड़ गया तो जरूरी थोड़ी है कि भाई इसी लिमिट में ही पैसा उठाएंगे और पैसा नहीं उठा सकते हैं। खुदा ना खास्ता कल को कुछ और ऑप्शन आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है इंडिया में, तो इंडिया को तो और पैसा उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए एक ग्रीन शू ऑप्शन रखता है, ठीक है। थोड़ा सा क्या इसको बोलेंगे, बफर में एक ऑप्शन रखा है कि गवर्नमेंट 2,000 करोड़ रुपया पर सिक्योरिटी रेज कर सकता है अगर डिमांड बढ़ता है तो गवर्नमेंट कैन रेज एक्स्ट्रा 2,000 करोड़ रुपया पर सिक्योरिटी इफ द डिमांड इंक्रीजेस, ठीक है। ये ग्रीन शू ऑप्शन लिया है सरकार, ठीक है। समझ में आ गया। रीड करते हैं इसको। तो गवर्नमेंट ने इन कंसल्टेशन विद आरबीआई अपना बोरोइंग प्रोग्राम को फाइनलाइज करके आपको दे दिया है, आप देख सक रहे हो, ठीक है। तो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग में कहा गया है कि ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स इन बजटरी एस्टिमेट्स कितना था, 17.2 LC। सिंस बजट प्रेजेंटेशन स्विचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी वर कंडक्टेड विच रिड्यूस्ड ग्रॉस मार्केट बोरोइंग टू 16.09 लाख करोड़। अब देखो, हम लोगों ने बजटरी एस्टिमेट में बात किया था कि 17.2 लाख करोड़ रुपया हम लोग उठाएंगे, लेकिन बजट प्रेजेंटेशन के बाद उसको थोड़ा सा कम करके हम लोग बोल रहे हैं अब कि 16.09 लाख करोड़ रुपया ही हम लोग उठाएंगे। अब 16.09 लाख करोड़ रुपया उठाने में से जो 8.2 लाख करोड़ रुपया है, यानी कि 51%, इसको हम लोग फर्स्ट हाफ में उठा रहे हैं थ्रू इशुएंस ऑफ डेटेड सिक्योरिटीज। दिस इंक्लूड 15,000 ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, ठीक है। यहाँ जो मैंने बोला 15,000 करोड़ ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है। वीकली ऑक्शन होगा, 26 वीकली ऑक्शन होगा। उसका टेन्योर आप कितना परसेंटेज शेयर है यहाँ पर भी लिखा हुआ है, हम लोग ने भी देख लिया, ठीक है। ग्रीन शू ऑप्शन, गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू रिजर्व द राइट टू एक्सरसाइज ग्रीन शू ऑप्शन टू रिटेन एन एडिशनल सब्सक्रिप्शन ऑफ अप टू 2,000 करोड़ रुपीज अगेंस्ट ईच ऑफ द सिक्योरिटीज। इसके बाद बोरोइंग्स थ्रू ट्रेजरी बिल इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY27 इज एक्सपेक्टेड टू बी 24,000 करोड़। 91 डे का ट्रेजरी बिल में इतना उठाएंगे, 182 डेज का ट्रेजरी बिल में इतना उठाएंगे और 364 डेज का ट्रेजरी बिल में इतना उठाएंगे। आरबीआई हैज फिक्स्ड द बेस एंड मींस एडवांसेस लिमिट ऑफ हाफ वन कितना रखा है, 2.5 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। ये भी समझ में आ गया आपको। अब है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट। तो वर्ल्ड का जितना भी यूनिवर्सिटी है उसको हम लोग रैंक करेंगे बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट। 5 ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया हम लोग ढूंढे हैं, वो 5 ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया में कौन कौन सा यूनिवर्सिटी बेस्ट परफॉर्म किया है उसको ही देखने के लिए ये रिपोर्ट को लाया गया है। ये जो रिपोर्ट है इसको बनाया कौन है, इसको बनाया है क्वाकरेली साइमंड्स, ठीक है। नाम है इसका भाई भयंकर है साला, क्वाकरेली साइमंड्स, एंड्रू साइमंड, ठीक है।
कॉकरेली साइमंड्स। इसमें बताया जाएगा कि कौन सा यूनिवर्सिटी किस सब्जेक्ट में बेस्ट है। इसमें 100 कंट्री को कवर किया गया है और 1900 यूनिवर्सिटीज को देखा गया है और उनसे हम लोग बेस्ट यूनिवर्सिटीज को रैंक किए हैं। तो 5 ब्रॉड एरियाज में और 55 सब्जेक्ट में चीज़ों को हम लोग कंसिडर किए हैं। 5 इंडिकेटर्स को देखते हुए ही रैंकिंग की है। ये 5 इंडिकेटर में जो बेस्ट है उसी को बेस्ट कहे हैं, ये 5 इंडिकेटर में जो बेस्ट नहीं है उसको हम लोग बेस्ट नहीं कहे हैं। ये 5 इंडिकेटर कौन कौन सा है, ठीक है। पहला है एकेडमिक रेपुटेशन, जो भी प्रोफेसर रिसर्चर्स है उनके द्वारा क्या रेटिंग दिया गया है कोई भी इंस्टीट्यूट को, वो देखेंगे। दूसरा है एम्प्लॉयर रेपुटेशन, जो भी कंपनी एम्प्लॉयर होता है तो जो भी कंपनी जो है वो क्या सोचता है इंस्टीट्यूट के बारे में, वो भी देखेंगे हम लोग, एम्प्लॉयर का रेपुटेशन देखेंगे। साइटेशन पर पेपर, रिसर्च पेपर को कितने बार लोग यूज कर रहे हैं, कितने बार लोग उसको कोट कर रहे हैं कि एज पर दिस इंस्टीट्यूट, एज पर रिसर्च पेपर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। तो जितने बार भी रिसर्च पेपर को यूज कर रहे हैं उसको भी हम लोग देखेंगे रैंकिंग करते समय। इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क, यूनिवर्सिटी इंटरनेशनली रिसर्च करती है, ठीक है, कि कौन बढ़िया है इंटरनेशनली रिसर्च में, कौन बढ़िया है। एच इंडेक्स, कितने पेपर में हाई इम्पैक्ट और हाई यूजफुलनेस है, उसके आधार पे हम लोग भी देखते हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटी या कौन सा इंस्टीट्यूट आएगा, ठीक है। तो रैंकिंग बेस्ड ऑन 5 इंडिकेटर्स, ये 5 इंडिकेटर क्या क्या है समझ लिया आपने। अब रैंकिंग देखो, अब रैंकिंग देखो। तो 5 सब्जेक्ट एरिया में हम लोगों ने बोला कि सब्जेक्ट के हिसाब से रैंकिंग मिला है। 5 सब्जेक्ट एरिया में कौन कौन नंबर 1 पे है वो मैंने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। जो नंबर 1 पे है वही मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। जैसे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है यूके का। फिर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है यूएसए का। ये हमको पढ़ने में ना बड़ा खराब लगता है, पढ़ नहीं पाते हम, ठीक है, तो वह मैनेज कर लो आप। ये मैसेच्यूसेट्स होता है लेकिन बोलने में अच्छा लगता है, ठीक है। इसके बाद है लाइफ साइंस एंड मेडिसिन, इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टॉप आया है। नेचुरल साइंसेज, यहाँ पर भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट, यहाँ पर भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इंडिया वाला, इंडिया नहीं आया है, नहीं आया है, कहीं ना कहीं तो आया होगा। तो इंडिया के बारे में देखो, इंडिया का 37 इंस्टीट्यूट जो है वो टॉप 50 पोजीशन में आया है अक्रॉस सब्जेक्ट, यानी अलग अलग सब्जेक्ट में से सारा सब्जेक्ट को अगर देख लिया जाए तो टॉप 50 पोजीशन में इंडिया का 37 इंस्टीट्यूट आया है। इसके बाद ग्लोबल 50 सब्जेक्ट्स के अंदर 44 रैंक पे आया है आईआईटी बॉम्बे, 45 में आया है आईआईटी दिल्ली, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट सब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर इसको ठीक कर लो आप, ठीक है। यहाँ लिखो ग्लोबल 50 कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट में 2 अच्छा आया है, ग्लोबल साइंस, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लो, ठीक है। अभी इसको रीड करते हैं, है ना। तो 16th एडिशन हुआ है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का सब्जेक्ट का। द रैंकिंग इवेल्युएट्स मोर देन 21,000 एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय अराउंड 1900 institutions across 100 countries. It ranks the universities across 5 broad subjects areas featuring 55 narrow subjects. तो 5 सब्जेक्ट एरिया कौन कौन सा है? आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन, नेचुरल साइंसेज एंड सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट। 5 इंडिकेटर जो यूज किया जा रहा है रैंकिंग के लिए: एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, साइटेशन पर पेपर, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क और एच इंडेक्स, विच अटेम्प्ट्स टू मेजर बोथ प्रोडक्टिविटी एंड इम्पैक्ट ऑफ स्कॉलर्स पब्लिश्ड वर्क। ठीक है, यानी जो भी वर्क पब्लिश हो रहा है उसका यूज कितना है। परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट: अ टोटल ऑफ 99 इंडियन इंस्टीट्यूट including 20 marking their debut has made 599 entries. Overall 265 of India's entry in 2026 improved. इंडिया ने 27 इंस्टीट्यूट ऐसे है जो कि टॉप 50 पोजीशन में आया है अक्रॉस सब्जेक्ट्स। आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली ने दोनों ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है और ग्लोबल टॉप 50 फॉर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स इसके अंदर आए हैं। की हाईलाइट्स क्या है? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है ISM धनबाद जो है वो 21 रैंक किया है इन मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग। IIM अहमदाबाद जो है वो 21st रैंक किया है इन बोथ बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज एंड मार्केटिंग। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार जो है वो भी अपना मेडल एंट्री यहाँ पर लिया है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप रैंक में है वो आप देख सकते हो। ठीक है, ये मैंने वहाँ पर आपको याद कराया है। आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद देखो ये लास्ट न्यूज़ है आज का, फिर हम लोग समरी करेंगे। जापान का ओडीए टू इंडिया, ठीक है। तो जापान जो है वो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस देने का कमिटमेंट किया है इंडिया को। कितना रुपया देगा भाई, कितना जापानीज येन देगा, 275.85 बिलियन जापानीज येन देगा। रुपया में वो होता है 16,420 करोड़ रुपया। तो 4 प्रोजेक्ट के लिए दिया जाएगा। पहला है बेंगलुरु मेट्रो फेज 3, इसके लिए दिया जा रहा है पैसा। मुंबई मेट्रो लाइन 11 के लिए पैसा दिया जा रहा है। हेल्थ केयर डिलीवरी एंड मेडिकल एजुकेशन एंड नर्सिंग के लिए पैसा दिया जा रहा है। और सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर के लिए भी पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सारा न्यूज़ हम लोगों ने कवर कर लिया। यहाँ पर रीडिंग भी कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ जापान हैज कमिटेड ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन ऑफ इतना बिलियन टू इंडिया, ठीक है। लोन हैज बीन कमिटेड फॉर 4 प्रोजेक्ट्स इन द सेक्टर ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। और ये सारा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ये सारा अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने तो सारा कुछ समझ लिया और रीडिंग भी कर लिया। अब हम लोग फटाफट समरी को रिकैप कर लेंगे और याद कर लेंगे। थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता हूँ, आप भी थोड़ा ब्रेक लो और फिर आप समरी को देखो। चलो समराइज करते हैं अभी तक जो भी हम लोगों ने देखा। सबसे पहला न्यूज़, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई। इस स्कीम में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, तो पहले समझते हैं कि ये स्कीम है क्या और फिर समझेंगे कि मॉडिफिकेशन क्या हुआ है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको भी दिखे, ठीक है। आपको दिख रहा है, दिख रहा है आपको। तो ये जो स्कीम है ये क्या है, ये स्कीम में गवर्नमेंट जो है वो 60% का गारंटी दे रहा है मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को, ताकि मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो एमएसएमई को लोन दे सके टू बाय प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पर मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन एमएसएमई को लोन दे रहा है टू बाय प्लांट एंड मशीनरी, और मैक्सिमम लोन कितना देगा, 100 करोड़ का। मिनिमम मशीनरी कॉस्ट 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट होना चाहिए, तभी वो ये लोन देगा। ये लोन में जो भी अगर रिपेमेंट नहीं कर पा रहा है एमएसएमई, तो उसका गारंटी कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है। कितना गारंटी दे रहा है, 60% गारंटी दे रहा है, ठीक है। एमएसएमई जो लोन दिया है उसका रिपेमेंट कैसे होगा, अगर 50 करोड़ तक का लोन लिया है एमएसएमई तो वो 8 साल के अंदर रिपेमेंट करेगा। उसमें से 2 साल जो है वो मॉरेटोरियम पीरियड है, जहां पर कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ता है, कुछ भी रिपेमेंट नहीं करना पड़ता है। और अगर जो लोन है वो 50 करोड़ से ज्यादा का लोन है तो फिर उसमें मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक डिसाइड करेगा कि कब तक उसका ड्यूरेशन होगा, ठीक है। अब चूंकि एमएसएमई को बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि एमएसएमई के बिहाफ में गवर्नमेंट जो है वो गारंटी दे रहा है, तो एमएसएमई को इसके बदले में कुछ गारंटी फीस देना पड़ेगा सरकार को। अपफ्रंट अमाउंट देना पड़ेगा 5% ऑफ द लोन अमाउंट, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। इसके बाद एनुअल फी भी लगेगा, फर्स्ट ईयर 0%, नेक्स्ट 3 ईयर्स 1.5% करके, और उसके बाद फिर 1% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ठीक है। ये गारंटी फीस देना पड़ेगा एमएसएमई को, गवर्नमेंट को, ठीक है। गवर्नमेंट ने इस स्कीम के अंदर सोचा है और माना है कि ये टोटल 7 लाख करोड़ रुपया का गारंटी देगा, ठीक है। तो कब तक देते रहेगा, तो ये जो स्कीम है ये इसका ड्यूरेशन क्या है, 4 साल या फिर 7 लाख करोड़ लिमिट अचीव्ड, विच एवर इज अर्लियर। 4 साल तक मैक्सिमम देगा, या फिर ये जो 7 लाख करोड़ का ये कॉर्पस रेडी किया है ये पूरा गारंटी दे दे तब फिर खत्म कर देगा, है ना। ये है कितना गारंटी टेन्योर होगा, 10 साल तक, यानी 10 साल तक गारंटी देता ही रहेगा। 10 साल में अगर कभी भी एमएसएमई लोन वापस नहीं कर पाता है, जितना लोन वापस नहीं किया है उसका 60% जो है वो गवर्नमेंट दे देगा। यहाँ पर गवर्नमेंट का मतलब है एनसीजीटीसी, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग का बेस स्कीम। इसके अंदर मॉडिफिकेशन क्या हुआ है, मॉडिफिकेशन को देखो। सर्विस सेक्टर पहले इंक्लूड नहीं हुआ करता था, अब सर्विस सेक्टर को हम लोग इंक्लूड करते हैं, ठीक है। पहले जो 5% हम लोग अपफ्रंट अमाउंट ले रहे थे जो कि नॉन रिफंडेबल था, अब वो रिफंडेबल होगा। और कब से रिफंडेबल होगा, 4th ईयर से। तो चौथा साल 1% रिफंड होगा, फिर 5वां साल फिर 1% रिफंड होगा, फिर 6ठा साल फिर 1% रिफंड होगा। तो चौथा साल से 1% रिफंड पर ईयर करके होगा। मिनिमम मशीनरी कॉस्ट को भी कम कर दिया गया है। पहले 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट रहना चाहिए था मिनिमम मशीनरी कॉस्ट, तभी लोन मिलता, लेकिन अब उसको कम कर दिया गया है, मिनिमम मशीनरी कॉस्ट 60% कर दिया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ जो एमएसएमई एक्सपोर्टर है उनके लिए खास इंसेंटिव दिया गया है और खास स्कीम में सुविधा दिया गया है। क्या क्या दिया गया है वो देखो। अगर कोई ऐसा एक्सपोर्टर है जो कि प्रॉफिटेबल है और पिछले 3 सालों में 25% ऑफ टर्नओवर उन्होंने एक्सपोर्ट किया है, तो ऐसा जो भी एक्सपोर्टर होगा उसको गारंटीड लोन मिलेगा 20 करोड़ का, कवरेज मिलेगा 75% का। बाकी लोग को कितना कवरेज दे रहे हैं, बाकी लोग को 60% कवरेज दे रहे हैं।
लेकिन इसको 75% कवरेज देंगे, बाकी लोग को 5% का अपफ्रंट अमाउंट देना पड़ता है ना। गारंटी के लिए गारंटी फीस लगता है ना अपफ्रंट में 5%, इसको 2% देना पड़ेगा, वो भी मैक्सिमम 40 लाख, और ये 2% भी रिफंडेबल होगा फ्रॉम 4th ईयर 1% करके, ठीक है। इसका जो फीस है गारंटी फीस पहला साल नील रहेगा, उसके बाद 0.5% ऑफ आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये स्कीम आप समझ लिए, ये स्कीम में गवर्नमेंट गारंटी दे रहा है मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को, ताकि मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन आगे एमएसएमई को लोन दे सके टू बाय प्लांट एंड मशीनरी। ये जो लोन दिया जा रहा है तभी दिया जाएगा जब मिनिमम मशीनरी कॉस्ट 75% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट रहना चाहिए। रिपेमेंट जब करेगा तो अगर 50 करोड़ के ऊपर का लोन है तो 8 साल के अंदर रिपेमेंट करेगा विद 2 ईयर्स मॉरेटोरियम, और अगर 50 करोड़ के ऊपर का लोन है तो मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन डिसाइड करेगा कि कब तक रिपे करेगा, ठीक है। एमएसएमई को गारंटी फीस देना पड़ेगा यहाँ पर, अपफ्रंट अमाउंट 5% लोन अमाउंट जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा, एनुअल फी फर्स्ट ईयर में 0%, नेक्स्ट 3 ईयर्स में 1.5% करके, और उसके बाद 1%। ड्यूरेशन कितना रहेगा 4 ईयर्स और 7 लाख करोड़ लिमिट अचीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। गारंटी टेन्योर 10 साल का रहेगा। ये था बेस स्कीम, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है। सर्विस सेक्टर पहले इंक्लूड नहीं हुआ करता था इस स्कीम के अंदर, अब उसको इंक्लूड कर रहे हैं। 5% का जो अपफ्रंट अमाउंट था पहले वो रिफंडेबल नहीं था, अब वो रिफंडेबल कर रहे हैं। रिफंडेबल होगा फ्रॉम 4th ईयर, 1% रिफंड करेगा हर साल, और मिनिमम मशीनरी कॉस्ट 60% हो गया है। जो एक्सपोर्टर है यानी कि जो भी एमएसएमई एक्सपोर्टर है जो कि प्रॉफिटेबल है और पिछले 3 सालों में एक्सपोर्ट किया है मिनिमम 20% ऑफ देयर टर्नओवर, उनको गारंटीड लोन मिलेगा 20 करोड़ का, कवरेज मिलेगा 75% का, अपफ्रंट अमाउंट सिर्फ 2% देना पड़ेगा, वो भी रिफंड हो जाएगा ईच इन 4th एंड 5th ईयर, और उनका जो फीस है फर्स्ट ईयर में नील लगेगा, सेकंड ईयर से 0.5% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या न्यूज था कि नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया है, रियलाइजिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इक्विपमेंट। यहाँ पे बोला गया है कि ग्लोबल लेवल पे स्पोर्ट्स गुड्स मार्केट का कितना मार्केट अभी चल रहा है। 2024 में स्पोर्ट्स गुड्स मार्केट $700 बिलियन का था, और ये एक्सपेक्टेड है कि ये जो स्पोर्ट्स गुड्स मार्केट है 2036 होते होते $1 ट्रिलियन का हो जाएगा। इंडिया जो है, इंडिया के अंदर जो मार्केट है वो $2.5 बिलियन का है, ठीक है। अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का बात करते हैं। जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है वो 2024 में इसका मार्केट है $140 बिलियन, जो 2036 तक $283 बिलियन हो जाएगा। अभी जो है इंडिया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करता है, सिर्फ 0.5% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। कितना? $275 मिलियन एनुअली, ठीक है। इसमें से भी जो 90% प्रोडक्शन है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज करता है। हम लोग का पोटेंशियल है जिसको हम लोग अचीव करना है। क्या पोटेंशियल है कि हम लोग जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट करते हैं इसको हम लोग 2036 तक 11% बढ़ा सकते हैं। मतलब कि अभी जो है हम लोग ग्लोबल एक्सपोर्ट का सिर्फ 0.5% एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम लोग 2036 तक आते आते इसी 0.5% को 11% कर सकते हैं, यानी कि $8.1 बिलियन और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारा पोटेंशियल है। इसी के बारे में इस रिपोर्ट में बात हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज देखते हैं। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को स्क्रैप करके रिप्लेस कर दिया गया है नेशनल डेंटल कमीशन के द्वारा। नेशनल डेंटल कमीशन जो है एनडीसी एक्ट 2026 के अंदर कमीशन किया गया है और काम करेगा। इसका क्या क्या काम है? जो भी डेंटिस्ट के लिए या डेंटिस्ट इंस्टीट्यूशन है उसके लिए रेगुलेशन फ्रेम करेगा। जो भी डेंटल कॉलेजेस है उसका असेसमेंट और उसका रेटिंग भी दिया जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स का इवेल्युएट करेगा, और जो भी प्राइवेट कॉलेजेस है डेंटिस्ट लोगों के लिए उसका गाइडलाइंस को फ्रेम करेगा। डेंटल कमीशन के अंदर 3 ऑटोनोमस बोर्ड भी बनाया गया है। एक है अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल एजुकेशन बोर्ड, दूसरा है डिजिटल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, और तीसरा है एथिक्स एंड डेंटल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। इसके बाद एक कंपटीशन इंप्लीमेंट किया गया था, तो वो कंपटीशन का नाम है कौशलता से उद्यमिता। ये जो कौशलता से उद्यमिता है इसका कंपटीशन किया गया था कि जो भी स्किल ट्रेनीज है, जो भी स्किल का ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो अगर स्किल को इनोवेटिव आइडिया में और एंटरप्रेन्योरियल वेंचर में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो उनको अवार्ड मिलेगा। तो फिर अभी उनको अवार्ड मिला है। अभी फर्स्ट प्राइज मिला है 1 लाख, सेकंड प्राइज मिला है 75,000 और थर्ड प्राइज मिला है 50,000, ठीक है। तो हम लोग 5 सेक्टर पे फोकस किए थे कि 5 सेक्टर में जो स्किल ट्रेनीज है वो लोग अपने स्किल को इनोवेटिव आइडियाज में और एंटरप्रेन्योरियल वेंचर में कन्वर्ट करके आगे बढ़े। तो 5 सेक्टर कौन कौन सा था? आईटी, आईटीईएस, ऑटोमोटिव सेक्टर, अपैरल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
इसको इम्प्लीमेंटेशन 3 जन मिलकर किया है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, आदित्य बिरला कैपिटल फाउंडेशन और पिलानी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सोसाइटी। ठीक है, अभी आगे देखो, अब है अगला स्कीम क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें देखो थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, है ना। गवर्नमेंट जो है यानी कि एनसीजीटीसी ये गारंटी दे रहा है किसको, ये गारंटी दे रहा है मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को यानी कि बैंक को, ताकि मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जो है आगे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को लोन दे सके और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आगे जाकर के स्मॉल बोरोवर को लोन दे सके। क्या होता है कि स्मॉल बोरोवर है उसको लोन नहीं मिल पाता है क्योंकि उसको लोन देने वाला जो है वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है और इसी के पास पैसा नहीं है। तो इसी के पास पैसा नहीं है तो ये पैसा कहां से लाएगा, तो ये लोन लेगा मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से, और मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन इसको लोन दे नहीं रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट बोल रहा है कि मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन हम तुमको गारंटी देते हैं, तुम आगे लोन दे दो। ठीक है, सरकार जो गारंटी देगा है ना, तो उसके बदले में सरकार कुछ फीस भी लेगा। कितना फीस लेगा, तो सरकार फीस लेगा 0.5% पर एनम ऑन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एरो को ठीक कर देता हूँ, यहाँ एरो का गड़बड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पर ये एरो नहीं होगा, अब ये एरो ठीक है ना। तो गवर्नमेंट गारंटी दे रहा है, उसके बदले मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जो है उसको फीस दे रहा है। गारंटी कितना देगा, गारंटी कितना देगा, तो वो टाइप पर डिसाइड होता है कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो स्मॉल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है या मीडियम है या फिर लार्ज है। अगर वो मीडियम है यानी कि उसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 500 करोड़ से कम है तो उस केस में गारंटी 80% मिलेगा। अगर वो मीडियम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है यानी कि उसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 500 करोड़ से लेकर के 2000 करोड़ का है तो उसको गारंटी 75% मिलेगा। और अगर वो लार्ज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है यानी कि 2000 करोड़ से ज्यादा उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है तो उसको 70% का गारंटी मिलेगा। ठीक है, कंडीशन है यहाँ पर कि जब मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन लोन देगा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को तो वहां पर जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट होगा वो कितना रहेगा, EBLR और MCLR प्लस 2% इतना ही रहना चाहिए मैक्सिमम। मैक्सिमम लोन सैंक्शन कितना होगा, 20% ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसके बावजूद स्मॉल MFI जो है उसको मैक्सिमम 100 करोड़ का ही लोन मिलेगा, जो मीडियम MFI है उसको मैक्सिमम 200 करोड़ का लोन मिलेगा, जो लार्ज MFI है उसको मैक्सिमम 300 करोड़ का लोन मिलेगा। लोन टेन्योर क्या होगा, 3 साल का लोन होगा जिसमें से कि 2 साल लोन रिपे कर सकता है, 1 साल मॉरेटोरियम है यानी कि तुम लोन रिपे मत भी करो, इंटरेस्ट रिपे मत भी करो, चलेगा। इसके बाद मिनिमम शेयर ऑफ सैंक्शन है यहाँ पर, यानी कि ये जो लोन दे रहा है ना माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को उसमें से कुछ परसेंटेज लोन जो है स्मॉल MFI को देना होगा और कुछ परसेंटेज मीडियम MFI को देना पड़ेगा। तो स्मॉल MFI को 5% देना ही पड़ेगा और मीडियम MFI को 10% लेना ही पड़ेगा। यह है मिनिमम शेयर ऑफ सैंक्शन। ठीक है, अब जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो कि आगे स्मॉल बोरोवर को लोन देता है वो कितना में लोन देगा, तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना होगा, एवरेज लेंडिंग रेट ऑफ लास्ट 6 मंथ माइनस 1%। ये जो स्कीम है ये कब तक के लिए वैलिड रहेगा, 30 जून तक वैलिड रहेगा। और अगर मान लो कि 30 जून से पहले ही 20,000 करोड़ का गारंटी दे दिया है तो फिर ये स्कीम बंद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये चीज भी। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने यानी कि मॉस्पी ने एनुअल सर्वे कराया था, उसका अभी रिजल्ट आ गया है, वो रिजल्ट आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। थोड़ा सा जूम करते हैं, तो ये जो सर्वे है इसमें डेटा लिया गया था जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक का। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रेड सेक्टर और अदर सर्विस सेक्टर को इंक्लूड किया गया है। 2 सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर। क्वेश्चन ये पूछ सकता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर 2 सर्वे को कंपेयर कर रहे हैं। पहले हम लोग इससे पहले जो सर्वे हुआ था ना एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर वो 2023-24 में हुआ था, तो हम लोग वो वाला सर्वे से ये वाला सर्वे को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब कंपेयर करते हैं अच्छे से। तो टोटल इस्टेब्लिशमेंट है, टोटल इस्टेब्लिशमेंट मतलब कि टोटल बिजनेस वगैरह वो पहले 7.34 करोड़ था, अब वो बढ़ के हो गया 7.92 करोड़ यानी कि 7.97 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 8% इस्टेब्लिशमेंट बढ़ा है। ये अच्छी बात है। जितना भी इस्टेब्लिशमेंट बढ़ा है उसमें से फीमेल प्रोप्राइटरी इस्टेब्लिशमेंट कितना है, यानी कि कितना ऐसा बिजनेस है जिसमें फीमेल लीडर है या फीमेल उसका मालिक है, तो वो भी बढ़ा है। पहले 26.2% था,
अब बढ़ के हो गया है 27%। परसेंटेज ऑफ इस्टेब्लिशमेंट यूजिंग इंटरनेट, कितना परसेंटेज बिजनेस जो है वो इंटरनेट यूज कर रहा है। तो पहले 26.7% यूज करता था, अब वो बढ़ के 39.4% हो गया है, ये भी अच्छी बात है। एम्प्लॉयमेंट, अभी तक जो है टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हुआ है, 12.81 करोड़ अभी तक हुआ है, जिसमें से कि नया जॉब है 74.52 लाख, ठीक है। और हाईएस्ट ग्रोथ हुआ है अदर सर्विसेज सेक्टर के अंदर, ठीक है। वेजेस का बात करते हैं तो 3.88% वेजेस भी बढ़ा है पर वर्कर। जीबीए का क्या हुआ है, तो जीबीए जो है पर वर्कर का जीबीए 1,56,000 हो गया है, और जीबीए का ग्रोथ हुआ है 10.87%, ठीक है। उसमें से जीबीए का क्या क्या शेयर है, तो जीबीए का शेयर देखते हैं, जीबीए का शेयर अलग अलग सेक्टर में कितना है। तो अदर सर्विसेज में 42% है, ट्रेड सेक्टर में 37% है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 21% है, ठीक है। ये भी समझ लिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो ये अगला, हर कंट्री जो है एक एनडीसी बनाता है, मतलब क्लाइमेट चेंज के लिए एक टारगेट बनाता है जो कि वो अचीव करेगा इन नेक्स्ट 5 ईयर, और वो टारगेट को फिर वो यूएनएफसीसी को जाकर के जमा करता है। यूएनएफसीसी क्लाइमेट चेंज का टारगेट देख करके क्या करेगा भाई, तो यूएनएफसीसी ग्लोबल स्टॉकटेक करता है, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट जब हुआ था तो वहां पर बहुत सारा कंट्री मिल करके ये एग्रीमेंट किया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो साल 2100 तक, यानी 2100 तक हम लोग जो ग्लोबल वार्मिंग का लिमिट है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रखेंगे, उससे अधिक नहीं बढ़ने देंगे। ऐसा हम लोग एक एग्रीमेंट साइन किए थे। अब इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद ये 100 साल है, वो 100 साल में बहुत लोग अपना अपना काम करेगा, अलग अलग देश अपना अपना काम करेगा, और हर 5 साल में ग्लोबल स्टॉक टेक होगा टू चेक प्रोग्रेस ऑफ एवरी कंट्री बाय यूएनएफसीसी, ठीक है। यानी कि एक हम लोग टारगेट सेट कर लिए हैं और हर 5 साल में चेकिंग करेंगे। पहला बार चेकिंग किया था 2023 में COP28 में, अब अगला बार होगा 2028 में। हम लोग यहाँ पर चेकिंग क्या करते हैं, 3 चीज देखते हैं। मिटिगेशन, तुम ठीक करने के लिए क्या क्या कर रहे हो, आगे अडॉप्ट करने के लिए क्या क्या कर रहे हो, और फाइनेंस कितना दे रहे हो, ठीक है। ये 3 चीज हम लोग देखते हैं। तो हर एक कंट्री अपने हिसाब से एक टारगेट बनाता है क्लाइमेट चेंज के लिए, और उसको यूएनएफसीसी को दिखाता है कि देखो हम लोग ये ग्रोथ किए हैं, हम लोग ये अचीवमेंट किए हैं। तो इंडिया भी जो है अभी अपना एनडीसी बनाया है, और ये एनडीसी अप्रूव हो गया है, यूएनएफसीसी में जाएगा। एनडीसी भी हर 5 साल में बनता है। अभी एनडीसी यानी कि नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन 2031 से 35 ये अप्रूव हो गया है। इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है उसको देखते हैं। तो यहां पर अर्लियर टारगेट क्या था, अचीवमेंट कितना हुआ है, और न्यू टारगेट क्या है, इसका इंफॉर्मेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एमिशन इंटेंसिटी के देखते हैं, यानी कि जीडीपी में हर यूनिट जीडीपी के लिए हम लोग कितना पोल्यूशन करते हैं, तो इसको हम लोग मेजर करते हैं एमिशन इंटेंसिटी से। तो एमिशन इंटेंसिटी को हम लोग टारगेट किए थे कि 2030 तक हम लोग 33 से 35% कम करेंगे, लेकिन हम लोगों ने 36% कम कर दिया है, यानी कि ज़्यादा अचीवमेंट किया है। अब हम लोग टारगेट किए हैं, एनडीसी में टारगेट किए हैं कि 47% और डिक्रीज करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी, यानी कि हम लोग का जितना टोटल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है, जहां से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, उसमें से कितना परसेंटेज क्लीन है और कितना परसेंटेज नॉन फॉसिल फ्यूल है। तो ये हम लोग का टारगेट था कि 40% हम लोग कर लेंगे बाय 2030, लेकिन अर्ली 2026 में ही हम लोग इसको अचीव कर लिए हैं, और अभी 52.57% हो गया है। हम लोग का टारगेट है कि 60% हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं कार्बन सिंक। कार्बन सिंक का मतलब होता है कि जितना भी आप कार्बन डाइऑक्साइड फैला रहे हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए आप उतना पेड़ लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, उतना फॉरेस्ट आपके पास है कि नहीं है। तो अभी हमारा 2.29 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व हो जाता है, उतना हम लोग पास कैपेसिटी है, उतना हम लोग पास कार्बन सिंक है। इसको हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, और 3.5 to 4 बिलियन का हम लोग टारगेट रखे हैं, ठीक है। ये भी आप समझ लिए। आगे है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, इसको मॉडिफाई कर दिए हैं। जो उड़ान स्कीम था उसको हम लोग मॉडिफाई कर दिए हैं। उड़ान स्कीम 2016 में आया था फॉर अफोर्डेबल एयर ट्रैवल इन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज, ठीक है। अभी इसको अपडेट कर दिया गया है, और अगला 10 साल के लिए इसको रखा गया है। FY27 से लेकर 37 तक के लिए रखा गया है, सॉरी FY27 से लेकर के FY36 के लिए रखा गया है।
इस स्कीम में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, जो भी पूरा इकोसिस्टम है उस पूरा इकोसिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर रहे हैं, ऑपरेशन को देख रहे हैं, सपोर्ट को देख रहे हैं। उड़ान स्कीम जो था, जिसका फुल फॉर्म था उड़े देश का हर एक नागरिक, है ना, उड़े देश का आम नागरिक, उसके अंदर हम लोग क्या चाह रहे थे, उसके अंदर हम लोग चाह रहे थे कि जहां जहां पर एयर ट्रैवल नहीं भी हो पाता है, जैसे कि टीयर 2 सिटीज, टीयर 3 सिटीज, जहां पर भी एयर ट्रैवल नहीं हो पाता है, एरोप्लेन आता जाता नहीं है, तो वहां पर भी एरोप्लेन बनाए, मतलब एरोप्लेन पहुंचाए और वहां पर भी एयरपोर्ट बनाए। तो वो था उड़ान स्कीम। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि इसको और कॉम्प्रिहेंसिव बनाएंगे, यानी एयरपोर्ट भी बनाना है, हेलीपैड भी बनाना है, वाटर ड्रोम भी बनाना है। अब ये जो एयरपोर्ट बना, हेलीपैड बना, इसका ऑपरेशन के लिए भी जो खर्चा लगेगा वो भी हम लोग थोड़ा बहुत देंगे। बहुत सारा कमर्शियल एयरलाइंस है जो कि छोटा छोटा शहर में जाकर के अपना ऑपरेशन नहीं करता है, तो उसके लिए हम लोग वायबिलिटी गैप फंडिंग भी देंगे। साथ में जो रिमोट एरियाज है, डिफिकल्ट टेरेंस है, जहां पर हेलीकॉप्टर वगैरह नहीं जाता है, तो वहां पर जाने के लिए भी हम लोग कुछ हेल्प करेंगे। तो इसीलिए ये स्कीम आया है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जिसको हम लोग मॉडिफाइड उड़ान स्कीम बोल रहे हैं। इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है एक एक करके देखते हैं। पहला कंपोनेंट क्या है? पहला कंपोनेंट है डेवलपमेंट ऑफ एरोड्रोम। यहां पर हम लोग बोले हैं कि 100 एयरपोर्ट को हम लोग डेवलप करेंगे फ्रॉम एग्जिस्टिंग अनसर्व्ड एयर स्ट्रिप्स। जो एयर स्ट्रिप्स बना हुआ है उन सारे एरियाज को हम लोग एयरपोर्ट बनाएंगे। तो 100 एयरपोर्ट हम लोग बनाएंगे। इसके लिए खर्चा हम लोग अगले 8 साल में 12,000 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। इसके बाद ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए भी पैसा देंगे। ऑपरेशन और मेंटेनेंस में काफी खर्चा लगता है, एयरपोर्ट को मेंटेन करने के लिए काफी खर्चा लगता है। तो ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए हम लोग अगले 3 साल के लिए पैसा देंगे। ठीक है, पर एयरपोर्ट पैसा देंगे 3.06 करोड़ पर एनम, और पर हेलीपैड या फिर पर वाटर ड्रोम के लिए हम लोग 0.9 करोड़ पर एनम पैसा देंगे। हम लोग मतलब कि सरकार देगा पैसा। फिर मॉडर्न हेलीपैड, 200 मॉडर्न हेलीपैड हम लोग बनाना चाहते हैं, और हर मॉडर्न हेलीपैड के लिए हम लोग 15 करोड़ रुपया देंगे, ताकि जो डिफिकल्ट एरिया है, रिमोट लोकेशन है, वहां पर भी हेलीपैड बने, वहां पर भी एयर ट्रैवल पॉसिबल हो पाए। क्योंकि इमरजेंसी में एयर ट्रैवल होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है। उसके लिए हम लोग 8 साल में 3661 करोड़ रुपया खर्चा करने वाले हैं। वीजीएफ फंडिंग भी हम लोग अगले 10 साल के लिए रखे हैं, ताकि जो भी कमर्शियल एयरलाइन है जो कि नहीं आता है, ताकि मतलब उसको उतना प्रॉफिट नहीं होता है, इसीलिए वो टीयर 2 टीयर सिटीज में आता ही नहीं है, तो उनके लिए हम लोग वायबिलिटी गैप फंडिंग लेकर के आए हैं। फिर है आत्मनिर्भर भारत एक्विजिशन। गवर्नमेंट जो है इंडियन मेड एयरक्राफ्ट यूज करेगा, इसीलिए वो इंडियन मेड एयरक्राफ्ट खरीदा है। 2HAL ध्रुव खरीदा है, ये एयरक्राफ्ट का नाम है। ये पवन हंस के लिए लिया है। पवन हंस वो एयरलाइन ऑपरेटर है, ठीक है, और अलायंस एयर भी एयरलाइन ऑपरेटर है। तो पवन हंस के लिए 2HAL ध्रुव लिया है, और अलायंस एयर के लिए 2HAL डॉर्नियर एयरक्राफ्ट लिया है, ताकि डिफिकल्ट एरिया में भी हेलीकॉप्टर वगैरह जा सके, एयरक्राफ्ट जा सके। ठीक है, तो ये भी हम लोग समझ लिए, उड़ान स्कीम भी समझ लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग जो है वो 3 इनिशिएटिव लेकर के आया है। क्या क्या है देखो। पहला है नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव। इसके अंदर क्या कर रहा है सरकार, 15,000 ऐसे लोग को हम लोग एआई सिखा रहे हैं। कौन से लोगों को? जो वीडियो एडिटर हैं, एनिमेटर हैं, गेमर है, कंटेंट क्रिएटर है, इन लोग को हम लोग एआई सिखा रहे हैं। इसमें इंप्लीमेंटेशन पार्टनर कौन बना है? गूगल और यूट्यूब। ये जो हम लोग स्किलिंग इनिशिएटिव लेकर के आए हैं, जिसमें 15,000 लोगों को सिखाएंगे, ये 2 फेज में होगा। पहला फेज में हम लोग फाउंडेशनल एआई सिखाएंगे और सर्टिफिकेट देंगे, और दूसरा फेज में हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट कराएंगे, यानी कि प्रैक्टिकल करवाएंगे। इसके बाद दूसरा इनिशिएटिव है माई वेब्स। वेब्स ओटीटी सरकार का है, तो वेब्स ओटीटी के अंदर एक माई वेब्स का ऑप्शन आ गया है, जहां पर आप यूट्यूब के जैसा ही वहां पर वीडियो भी पोस्ट कर पाओगे और वीडियो को क्रिएट करके शेयर भी कर पाओगे। इसके बाद तीसरा इनिशिएटिव है एडवांस्ड इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर इन टीवी। अब टेलीविजन के अंदर एक इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर होगा, जो सीधा सैटेलाइट से ही इंफॉर्मेशन ले लेगा, आपको सेपरेट सेट टॉप बॉक्स नहीं लगाना पड़ेगा। इस चीज को अभी इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। इसके बाद है नशा मुक्त विद्यालय। एक नशा मुक्त भारत अभियान है, उसके अंदर हम लोग नशा मुक्त विद्यालय को प्रमोट कर रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है 3
साल का एक्शन प्लान बनाया है, जिसमें कहा है कि जो भी स्कूल है उसके विदिन 500 मीटर का रेडियस के अंदर ड्रग फ्री जोन बनाया जाएगा। यानी वहां पर कोई भी गुटखा का दुकान नहीं खुलेगा, कोई गुटखा खरीद नहीं सकता है, कोई दारू वारू पी नहीं सकता है। और अगर ये चीज होता है तो फिर जो स्कूल हेड है और जो नोडल ऑफिसर है वो लोकल अथॉरिटीज को रिपोर्ट करेगा और लोकल अथॉरिटीज फिर एक्शन लेगा। स्टेट जो है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर भी बनाएगा इस काम के लिए। गवर्नमेंट इस चीज को सीरियसली ले रहा है और इसके लिए बहुत सारा प्रोग्राम भी लेकर के आया है। प्रिवेंटिव एजुकेशन फैला रहा है, जैसे कि बुक्स क्लासेस इसमें लोगों को सिखाएगा, बच्चों को सिखाएगा इसके बारे में, टीचर को लेकर ट्रेनिंग करवाएगा, स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट करवाएगा, पोस्टर कैंपेन साइनेज बोर्ड ये सब को इन्वॉल्वमेंट करके नशा मुक्त भारत को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद है स्वायान प्रोजेक्ट। इसमें हम लोग क्या है कि जो ड्रोन होता है ना, ड्रोन के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। यानी ड्रोन को हम लोग बोलते हैं अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। ये जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है यानी कि ड्रोन, ये कैसे चलाते हैं, इसका ये कैसे काम करता है, इसके अंदर मशीनरी कैसे काम करता है, ठीक है, ये सब चीज हम लोग सिखा रहे हैं। क्योंकि इन फ्यूचर ड्रोन का बहुत सारा यूज होने वाला है, मिलिट्री में भी यूज होगा, ठीक है, डिलीवरी में यूज होगा, एग्रीकल्चर में यूज होता है। तो एयरक्राफ्ट सिस्टम जो है यानी जो ड्रोन है, इसको लेकर के हम लोग ट्रेनिंग देंगे स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, रिसर्चर्स को और प्रोफेशनल्स को। कैसे ट्रेनिंग देंगे? विद द हेल्प ऑफ 30 प्रीमियर इंस्टीट्यूट, जैसे कि IIT, NIT, ट्रिपल IITs, इन लोगों का मदद करके, इन लोगों का मदद ले करके हम लोग ट्रेन करेंगे स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज को, रिसर्चर्स को। इंप्लीमेंट होगा हब एंड स्पोक मॉडल के अंदर। 5 कोर एरिया यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है जहाँ पर ये चीज़ होगा। ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक्स, GNC यानी कि गाइडेंस नेविगेशन एंड कंट्रोल एल्गोरिथम्स, एरो मैकेनिक्स, ड्रोन एप्लीकेशंस, एलाइड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट ने FY27 के लिए फर्स्ट हाफ के लिए अपना बोरोइंग प्लान रिलीज किया है। ठीक है, इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग का क्या होगा वो बताया है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कैसे करेगा वो बताया है, कंटिजेंसी सपोर्ट क्या होगा वो बताया है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब होता है कि लंबे समय तक के लिए सरकार पैसा ले रहा है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए सरकार पैसा ले रहा है। कंटिजेंसी सपोर्ट का मतलब होता है कि RBI से पैसा लेंगे अगर इमरजेंसी पड़ा तो, उसको हम लोग बोलते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना होने वाला है? 8.2 लाख करोड़ रुपया होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग फॉर फर्स्ट हाफ। ठीक है, कैसे होगा? गवर्नमेंट बॉन्ड से होगा या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगा, जिसका अलग अलग टेन्योर होता है। ये 8.2 लाख करोड़ रुपया हम लोग उठाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, जिसमें से कि जो ग्रीन बॉन्ड का शेयर है वो 15,000 करोड़ है। यानी 15,000 करोड़ का हम लोग सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड उठाएंगे। टेन्योर वाइज क्या क्या होगा, ठीक है, मतलब कितना कितना टेन्योर का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 30 साल का, 40 साल का और 50 साल का। तो ये सब टेन्योर का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिलीज करेगा सरकार फर्स्ट हाफ में ऑफ FY27। 26 वीकली ऑक्शन होगा। इसमें कौन सा टेन्योर का सबसे ज़्यादा परसेंटेज है? वो है 10 साल का। यानी 10 साल का जो 10 ईयर वाला जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो सबसे ज़्यादा इशू होगा, 29% वही इशू होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका शॉर्ट टर्म का बात करें तो ट्रेजरी बिल के थ्रू सरकार पैसा रेज करेगा। फर्स्ट क्वार्टर में 24,000 करोड़ रुपया रेज करने वाला है। 91 डे ट्रेजरी बिल से 12,000 करोड़, 12,000 करोड़, 182 डेज ट्रेजरी बिल से 6,000 करोड़ और 364 डेज ट्रेजरी बिल से 6,000 करोड़। ठीक है, कंटिजेंसी सपोर्ट जो है वो 2.5 लाख करोड़ का लिमिट है। ठीक है, ग्रीन शू ऑप्शन, गवर्नमेंट ग्रीन शू ऑप्शन भी ले सकता है। यानी कि किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ना, कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वो 2,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा भी रेज कर सकता है अगर इमरजेंसी में डिमांड बढ़ता है तो। ओके, मतलब सरकार को ज़्यादा डिमांड है तो वो ज़्यादा भी रेज कर सकता है, इसके लिए वो ग्रीन शू ऑप्शन भी एक्सरसाइज कर सकता है। ओके, इसके बाद है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो QS यानी कि क्वार्टरली साइमंड, इन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग लाया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्या होता है? हम लोग 5 इंडिकेटर को चेक करते हुए सब्जेक्ट वाइज कौन सी यूनिवर्सिटी परफेक्ट है उसको रैंकिंग दी है। तो क्वार्टरली साइमंड ने ये चीज़ लाया है, ये रैंकिंग लाया है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस सब्जेक्ट में बेस्ट है। 55 सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ देख रहे हैं 5 ब्रॉड एरियाज में। 5 ब्रॉड एरियाज
कौन कौन सा है वो देख लो। 5 ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया है। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज जहाँ पर टॉप किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर टॉप किया है मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएससी का। और थर्ड जो सब्जेक्ट एरिया है लाइफ साइंस एंड मेडिसिन, इस सब्जेक्ट एरिया में टॉप किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। नेचुरल साइंसेज सब्जेक्ट एरिया में कौन टॉप किया है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट में भी कौन टॉप किया है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये जो हम लोग रैंकिंग दिए हैं, ये हम लोग रैंकिंग दिए हैं बेस्ड ऑन 5 इंडिकेटर। ये 5 इंडिकेटर कौन कौन सा है? पहला है एकेडमिक रेपुटेशन, यानी प्रोफेसर्स रिसर्चर्स उस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा एम्प्लॉयर्स रेपुटेशन, एम्प्लॉयर जो है यानी कि बाकी जो कंपनीज है वो उस इंस्टीट्यूट के बारे में, वो उस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या सोचता है। ठीक है, साइटेशन पर पेपर, रिसर्च पेपर का कितना बार यूसेज होता है दुनिया के द्वारा उस इंस्टीट्यूट का, उस ऑर्गेनाइजेशन का और उस यूनिवर्सिटी का, तो वो भी देखते हैं हम लोग, साइटेशन पर पेपर। इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क, यूनिवर्सिटी इंटरनेशनली रिसर्च करती है कि नहीं करती है, उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, और फिर एच इंडेक्स, यानी कि जो भी ये लोग रिसर्च पेपर बनाता है वो उसका कितना इम्पैक्ट है, कितना यूजफुल है, इसको भी हम लोग देखते हैं रैंकिंग करते समय। तो 5 चीज़ को देखते हैं रैंकिंग करते समय और तब जा करके रैंकिंग देते हैं। उसी रैंकिंग में ये ग्लोबल रैंकिंग हम लोगों ने देखा। ठीक है, ये ग्लोबल रैंकिंग हम लोगों ने देखा कि कौन कौन यूनिवर्सिटी ग्लोबल रैंकिंग किया है। इंडिया का बात करें तो इंडिया जो है इसका 37 यूनिवर्सिटीज़ ऐसा है जो कि टॉप 50 पोजीशन में आया है अक्रॉस सब्जेक्ट। ग्लोबल 50 कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के अंदर 44 पोजीशन पे आया है आईआईटी बॉम्बे और 45 पोजीशन पे आया है आईआईटी दिल्ली। ठीक है, ये समझ लिए हम लोग। ये लास्ट न्यूज़ है, जापान जो है वो कमिट किया है कि वो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस देगा इंडिया को, जिसमें वो 275.85 बिलियन जापानीज करेंसी देगा। ठीक है, जो कि इंडियन रुपीज़ में कितना होता है? 16,420 करोड़। ये 4 प्रोजेक्ट में देने वाला है, बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 और मुंबई मेट्रो लाइन 11, हेल्थ केयर डिलीवरी एंड मेडिकल एजुकेशन एंड नर्सिंग, और चौथा सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि 102.4 बिलियन जापानीज येन देगा। ठीक है, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हम लोगों ने समरी भी कवर कर लिया, हर एक न्यूज़ को समझ भी लिया, हर एक न्यूज़ को रीडिंग भी कर लिया। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा मेहनत पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक करो। आपका एक एक लाइक जो है वो मेरा वीडियो का क्रेडिबिलिटी हाई करता है। आपका हर एक कमेंट मेरा दिन बना देता है, मुझे अच्छा लगता है, मेरा मेहनत को सफल करता है। और आप अगर शेयर कर सकते हो तो ज़रूर शेयर करो, आपके फ्रेंड को भी बेनिफिट होगा तो उससे भगवान आपको भी बेनिफिट देगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप हमेशा बेनिफिट में रहोगे, इसका तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। चलो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद जय भारत।